आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे पास फुल पैनल है, बहुत सारे चिंताजनक और रोचक विषयों पर बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले पैनल का परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके जाने पहचाने और वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी जी। शुक्रिया। और न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार जो विदेशी मामलों पे और डोमेस्टिक मामलों पे लगातार लिखते रहते हैं, आनंद वर्धन। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं इफ्तिकार गिलानी जी। इफ्तिकार गिलानी जी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स और चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो एट डेली न्यूज़ एनालिसिस 2019 तक रह चुके हैं। वो फ्रंट लाइन के लिए लिखते हैं, आउटलुक के लिए भी लिखते हैं, और वो विदेशी मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकार हैं। इफ्तिकार जी, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आई थिंक 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद, राइट स्मिता, आप बाहर गई हुई थी। स्मिता शर्मा जी, श्रीलंका गई हुई थी मैं, तो इसीलिए पिछली दफा नहीं आ सकी थी। तो श्रीलंका का आपका दौरा कैसा रहा? इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो रिपोर्ट्स सब आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब स्टेशन पर, स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, और जो जरूरी बात आई थिंक भारत के मद्देनजर से हैं 2 चीजें। एक, क्योंकि देखिए, एक हम लोग ना जो एक रेगुलर स्टीरियोटिपिकल प्रिज्म से सारी चीजों को देखते हैं कि चूंकि एक मार्क्सिस्ट नेता वहां चुने गए हैं राष्ट्रपति, तो ये मान लेना कि नहीं वो प्रो चाइना ही होंगे, एंटी इंडिया ही होंगे ग्लोबल इकोनॉमी में, एक तो ये हम गलतियां करते हैं। दूसरा, फॉर अ चेंज एक्चुअली इस वक्त श्रीलंका में एक पॉजिटिव इंडिया माहौल है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान जो ग्रांट्स असिस्टेंस लगभग $4 अरब की इंडिया की तरफ से दी गई हैं, और जो अच्छी बात रही कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, जो बांग्लादेश में एक भारी गलती देखने को मिली, हमारे जो उच्चायोग है वो एक्चुअली संपर्क साधे हुए रहा ऑपोजिशन लीडर्स के साथ भी। वो साजिद प्रेमदासा हो, अनुरा कुमार दिसानायके हो, दिसानायके दिल्ली भी आए थे। उनको वहां अमूल के डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर जो दिक्कतें हैं श्रीलंका में, तो अमूल का कोऑपरेटिव का उन्होंने दौरा भी किया था गुजरात में। तो कम से कम 4 से 5 दफा हमारे जो डिप्लोमैट्स है वो उनसे मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है अपने खास करके पड़ोसी मुल्कों में, लोकतांत्रिक मुल्कों में, वो आप खुला रखे विपक्षियों के साथ भी। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी श्रीलंका का जो पूरा एवोल्यूशन है पॉलिटिकल लैंडस्केप का, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मैं अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि कोई भी विदेशी विपक्ष नेता अगर गुजरात में अमूल जाएगा तो उसके संबंध आजकल अच्छे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर हम चर्चा की तरफ बढ़ें और मैं हेडलाइंस बोलूं उससे पहले 1-2 ज़रूरी सूचनाएं। एक तो आपके पसंदीदा होस्ट आप अतुल चौरसिया इस समय फील्ड में है हरियाणा में चुनावों की रिपोर्टिंग के लिए, तो आप नज़र बनाए रखिए। रिपोर्ट हमारी ग्राउंड से लगातार आ रही हैं। और चर्चा का, हालांकि चर्चा एज अ पॉडकास्ट अब पे वॉल के पीछे जा चुकी है, लेकिन ये एपिसोड फ्री रहेगा क्योंकि 30 सितंबर को वर्ल्ड पॉडकास्ट दिवस है। तो जैसा मैंने कहा, चर्चा का ये एपिसोड इस हफ्ते फ्री है और आपको इसके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, माफ़ कीजिएगा, एक लिंक मिलेगा। वो फॉर्म का एक लिंक है, उससे आप ये एपिसोड अपने उन दोस्तों को या जानने वालों को भेज सकते हैं जो आपको लगे कि इस चर्चा को सुनने के रुचि रखते होंगे या उनके मतलब की बातें हो रही हैं, भले ही वो हमारे व्यू से अग्री करें या ना करें। और हम उन्हें उनकी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजेंगे जब आप ये फॉर्म भर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंटरेस्टेड होगा तो उस फॉर्म को ज़रूर भरें। इजराइल वाला तो पूरा हो चुका है, श्रीनिवासन जैन का जो शो था, लेकिन यूएस के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके कवरेज के लिए भी श्रीनिवासन जैन का एक शो है जो वो जाएंगे यहाँ से। तो वो सेना प्रोजेक्ट ओपन है, तो आप उसमें अपना योगदान करें और हमारी रिपोर्टिंग का समर्थन करें, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग, जैसा आप जानते हैं, किसी भी तरह के विज्ञापन और कॉरपोरेट या सरकारी मदद से के अलावा चलती है। एक वो सूचना जो आप लगातार 2 महीने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र अभी भी जारी है। न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ मिनट का जॉइंट सब्सक्रिप्शन अभी भी आपको 1200 की जगह 999 में मिल जाएगा। तो आप उसे लें और हमारा समर्थन करें। और मैं हेडलाइंस की तरफ बढ़ता हूँ, फिर हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये हफ्ता भी पिछले हफ्ते की तरह बहुत व्यस्त रहा खबरों के मामले में। पहली एक चिंताजनक खबर असम से है। बुधवार को असम प्रशासन ने कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला जो है वहाँ पर 250 से ज़्यादा मकान ध्वस्त कर दिए। और इसी इलाके में पहले 9 सितंबर को करीब 240 मकान गिराए गए थे, जिसके बाद झड़प हुई थी, 2 लोग मारे भी गए थे। और खबरों के अनुसार जितने मकान गिरे उनमें से अधिकतर बंगाली मूल के मुसलमान लोगों के थे, जो मोरीगांव ज़िले के निवासी थे, जो ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने के बाद इस ज़िले में आकर बस गए थे।
अब इन मकान मालिकों में से कई ने हाई कोर्ट जाकर नोटिस लिया था, स्टे लिया था मकान ध्वस्त कराने पर, लेकिन जिनके पास स्टे नहीं था उनमें से अब ये 250 मकान गिराए गए हैं, जिससे फिर वहाँ पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। आज हम एक और विषय पर बात करेंगे बाद में। इस हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस में एक काफ़ी एक्सप्लोजिव स्टोरी हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि देश भर के जितने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही काम करती हैं, उनमें से आधा से ज़्यादा जगह खाली ही पड़ी हैं, और कहीं कहीं तो ये 10 साल से ज़्यादा से खाली हैं जगह, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट भी खाली रहती है और सर्वेक्षण नहीं हो पाते हैं। अब ये जानकारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी के सामने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने 6 सितंबर को दर्ज की थी, और इस एफिडेविट के अनुसार जो कुल मिलाकर जगह हैं सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वो 11,562 हैं, जिनमें से 5,671 खाली पड़ी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब सरकारी नज़रअंदाजी है जिम्मेदारी की, और हम इस पर बात भी करेंगे। एक उदाहरण जो कोई सिर्फ सुर्खी सुनना चाहता है, इनमें से एक जगह थी पंजाब स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की, जो 35 साल से खाली पड़ी है, उस पर कोई आया ही नहीं है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के मतदान का दूसरा चरण पूरा हो गया, और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी जो पीके पोल हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दूसरे चरण का औसत मतदान प्रतिशत 56% रहा, लेकिन जब उन्होंने सूचना दी थी तब कुछ जिलों में मतदान जारी था, तो यह आंकड़ा बदल सकता है। पश्चिम एशिया में हालात और भी ख़राब हैं, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था और थोड़ी सी बातचीत की थी सुर्खी में कि इजराइल ने कैसे लेबनान में पहले पेजर और फिर वो वॉकी टॉकी वाला कार्यवाही की थी। इसके बाद इजराइल ने जो वो हवाई हमले पिछले रविवार जारी किए थे वो जारी रहे, और उसमें अब तक 558 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 1800 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, और मारे जाने वालों में 90 से ज़्यादा, जो अभी तक खबरें आई हैं, महिलाएं और बच्चे हैं। तो पश्चिम एशिया में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इजराइल से जुड़ी एक और खबर है, इस बार फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में, जहां बड़ी संख्या में इजरायली सेटलर हैं, वहां रमाला में इजरायली सैनिक घुस आए अल जजीरा के ब्यूरो में, और वहां पर ब्यूरो को बंद करने का आदेश दिया। और अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि यह ऑफिस 45 दिन के लिए बंद करने के लिए कहा गया है। तो स्वाभाविक रूप से इसकी सभी जगह से निंदा हुई, सभी पत्रकारी संस्थाओं, वैश्विक और एशिया की भी, और सभी ने लगभग कुल मिलाकर कब्जाए हुए इलाकों से भी फ़िलिस्तीन के पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्रता से करने देने की मांग की। एक और बड़ा इशू इस हफ्ते हुआ सुर्खी में। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि खाने पीने के और उसी से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की दुकानें हों, वहाँ पर सभी को दुकान के मालिक, उसको चलाने वाले, और अगर कोई मैनेजर है तो उन सब का नाम साफ तौर पर लिखा रहना चाहिए जो दिखाई दे। और साथ में आदेश में ये भी कहा गया कि हालांकि ये तो ठीक है, बावर्ची और खाना सर्व करने वाले मास्क और दस्ताने पहने, और सब जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री का ये आदेश भी था कि सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, इस तरह की जितनी भी हैं, वहाँ पर सब जगह ये सर्वे किया जाए कि खाना कितना शुद्ध है। और वजह बताई जा रही है कि पिछले कुछ महीनों से, हालांकि इनमें से अधिकतर तो अफवाह निकली, कि खाने पीने की चीज़ों में जानबूझकर मिलावट की जा रही है। मैं चाह रहा था अगर पैनलिस्ट इस बात पर एक बोले, क्योंकि इसमें फिर हिमाचल में भी कांग्रेस ने घोषणा की, पहले विक्रमादित्य सिंह ने, फिर अगले दिन वापस ली। और अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कांवड़ियों के टाइम पे जब ये हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की थी कि नाम डिस्प्ले हों, तो उन्होंने इसे मना कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो हृदेश, आप क्या सोचते हैं कि अब ये तो सरकार ने पारित कर दिया है, और इसका भले ही सरकार ये कह रही हो कि हम मिलावट बचाना चाहते हैं, लेकिन इसका अब इसको कितनी बार हम बोल सकते हैं? हर कोई जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसके क्यों ये करवाया जा रहा है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, और जो हालत लोकसभा चुनाव में हुई, उसके बाद उपचुनाव में उसका जवाब देने के लिए कोई ऐसा कॉन्क्रीट मुद्दा सरकार के पास है नहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो ये एक तरीका है जिसमें वो और पोलराइज करना चाहते हैं। पर
क्योंकि जो विषय मैं कवर करता हूँ, आपने मिलावट शब्द का इस्तेमाल किया। आज ना केवल हम सबसे जहरीला खाना खा रहे हैं, जो इस बात की उनको चिंता है कि खाना कितना शुद्ध है, हम इतना अनसेफ खाना खा रहे हैं और उसमें ना केवल पेस्टिसाइड्स का जहर है, बल्कि जो एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके, जो चाहे आप मीट खाते हो, भली वो बीफ ना हो, चाहे वो चिकन भी हो, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उस लिहाज से देखना, और जो जिस मिट्टी में वो खाना उग रहा है, तो आई मीन वी शुड टॉक अबाउट एंड वी शुड डिस्कस मोर कॉन्क्रीट चीज़ों पर बात करनी चाहिए। इन चीज़ों पर कितनी बार आप बात करेंगे? हर कोई वही है, जब आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बात हो गई, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जो विक्रमादित्य जो हैं वो बोल रहे हैं, फिर सर पार्टी को कहना पड़ रहा है, तो इट हैज़ गॉन टू ए लेवल वेयर यू फील वेरी, आपको बहुत इससे मतलब कुछ कहने का ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मैं तो केवल एक तो मैं हेडलाइन नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं आपकी प्रतिक्रिया के तौर पे कह रहा हूँ, मेरी है। मैं तो केवल दर्शकों के लिए बता रहा था कि इसका आशय हम सभी को पता है, लगता कम से कम जो सहज बुद्धि को समझ आता है। पर आनंद, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, बाकी जो इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेटरी कहा, तो प्रशासनिक तंत्र को सिर्फ यही दिखाना है, अगर मैं उद्देश्य पे नहीं जा रहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, तो फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो जाएगा, जिसमें फिर जुडिशियरी को भी दिक्कत होगी स्ट्राइक डाउन करने की। इसलिए इसे मतलब हिमाचल में भी मंशा यही थी कि सबके लिए लागू किया जाए, और उत्तर प्रदेश में भी इसको यही रूप दिया जा रहा है। तो जैसे आर्टिकल 13 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो स्ट्राइक डाउन हो सकते हैं। तो जो प्रशासनिक कानून है उसको सिर्फ यही देखना है कि वो जो है आर्टिकल 13 के दायरे में ना आए। बाकी उससे वो अगर उसे निकाल लेते हैं, जो कि यूनिफॉर्मिटी का, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन का उसे जामा पहनाया जा रहा है, वो प्रयास यही है कि इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं करके सबके कम से कम भाषा में और उसमें वो वैसा ही है। तो क्योंकि स्मिता और इफ्तिकार कुछ बोले, उससे पहले मैं बता दूं कि अफवाहें जो अधिकतर उड़ रही हैं वो ये हैं कि मुस्लिम समुदाय के वेंडर, उसमें कहने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, जूस को कंटामिनेट कर रहे हैं अपने यूरिन से और रोटियों में, नान में थूक रहे हैं। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर भरपूर आपको मिल जाएंगी, और अनवेरीफाइड, अनवैलिडेटेड, बिना पुष्टि हुई खबरें इस प्रकार की आपको चलती हुई मिल जाएंगी। ये इसका बैकग्राउंड है। स्मिता, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं बताऊं आपको, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, इसका असर इतना कॉन्सिक्वेंशियल होता है कि ये गंभीर लोगों से, मतलब जो डिप्लोमैट्स हैं, रिटायर्ड हुए हैं इस डिप्लोमैट्स, आज की तारीख में ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट जगत में बड़े शख्स हैं, ऐसे लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो वो इतनी गंभीरता से इन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि देखो किस तरह की वीडियोस चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, हम कैसे यकीन कर लें। तो आप सोचे कि जहर किस लेवल तक फैलता है और कैसे फैलता है। देखिए, जिस बात का जिक्र हृदेश ने किया वो बहुत जरूरी पहलू है कि जो अडल्टरेटेड फूड है इंडिया में और अनसेफ खान पान है, हमारी जो फूड प्रैक्टिसेस हैं, वो मुद्दा होना चाहिए। उसमें आप कैसे करें उसको, आप कैसे, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई ग्लव्स पहन के खाना करो, यहाँ हम ऐसे भारत की हम बात करते हैं जहां पर रास्ते में एक अखबार से कवर तक नहीं होती है मिठाइयां जो बेची जा रही होती है, जिसमें मक्खियां भिनभिना रही होती है। सफाई का अपना मसला इतना बड़ा मसला है, हाइजीन का मसला है, प्लस अनसेफ इंग्रेडिएंट्स। हर रोज खबरें आ रही कि हमारे मसाले अनसेफ हैं, कंटेमिनेशन लेवल ज्यादा है। तो आप असली कंटेमिनेशन की बात कीजिए। और तो और एंटीबायोटिक्स पिल्स को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें भी कंटेमिनेशन की खबरें आ रही हैं। दिक्कत यह है कि जब आप बंदूक कंधे पर रखकर जो है किसी और मंशे से आप गोली दागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, जो एक मुझे सिर्फ इसमें मैं डिफरेंस पॉइंट आउट करेंगी, क्योंकि हिमाचल उत्तर प्रदेश नहीं है। हिमाचल में मुस्लिम उस तरह से अल्पसंख्यक कम्युनिटी मौजूद नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में है, उतनी बहुतायत में नहीं है। वो जो लड़ाई है ना, वो अपने आप में कि वो हिंदू कम्युनिटी के ही वोट को और कितना ज्यादा हम कंसोलिडेट करें। और आज सतीश आचार्य जी जो नोटेड कार्टूनिस्ट है, बहुत अच्छी कार्टून बनाई है, जहां राहुल गांधी खड़े हैं कहते हुए हार्ट्स लेकर कि मोहब्बत की दुकान, और आदित्य सिंह उनसे कह रहे हैं कि बट वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड, कि वो उनको पूछ रहे हैं कि भाई अपनी पहचान पत्र दिखा दो मोहब्बत की दुकान बेचने के पहले। तो वहां पर जो अभी हाल में जो मस्जिद को लेकर मसला उठा था, जिसमें कुछ इमिग्रेंट्स को लेकर बातें चली थी, वो एक दूसरा खेल चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये सही बात है कि आने वाले जो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों में, अभी आप देखें अवधेश प्रसाद के बेटे की चुनाव लड़ने की बात चल रही है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है। तो वहां अभी बहुत ज्यादा माहौल को बनाने की कोशिशें तमाम की जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली बचता यही कार्ड है हर चीज में।
जो डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड है, जो कम्युनल कार्ड है, कि आप किस कार्ड को लेकर आगे बढ़े, जब दिखाने के लिए आपके पास विकास के नाम पर काम नहीं होता बल्कि क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, गड्ढे होते हैं, सड़कें होती हैं और खाने में गंदगी, खाना अनसेफ होता है। तो ये अगर किसी को लगता है कि ये सही में बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ किया गया, तो पहले तो आप फेक न्यूज फैक्ट्री को बंद करें, जहां से इस तरह की उपज और इस तरह की खबरें हर रोज इतनी ज्यादा पूरी लेजिटिमेसी और ब्लेसिंग के साथ में पास की जा रही हैं। जी इफ्तिकार जी, आप हालांकि आपका विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, बट अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इफ्तिकार भी टर्की की राजधानी अंकारा में बैठे हुए हैं। मिलावट अगर उद्देश्य है, अगर मिलावट ही टारगेट है, तो फूड इंस्पेक्टर जो है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। वो क्यों नहीं देखते हैं कि मिलावट का रोकना उनका काम है। तो उसमें नाम लिखने से या लटकाने से जो है मिलावट का कैसे रुक सकती है उसमें? या तो फिर आप बिल्कुल ही डायरेक्टली कि एक खास कम्युनिटी जो है वही मिलावट करती है, बाकी कोई नहीं करता है मिलावट। आप ये देखें, यहाँ पर यूरोपीय मुल्कों में जो है अभी MDH मसाले उनके ऊपर बैन लग गई, क्योंकि वहाँ पर उसमें जो है पाई जाती थी ये कुछ पेस्टिसाइड्स पाए जाते थे उसमें, जो एक स्पेसिफिक केमिकल था, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा, पर हाँ वो पाया गया था। हाँ, जो एक लिहाजा अगर उनको अगर सीखना है कि फूड सेफ्टी रूल्स और फूड सेफ्टी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है, तो देन दे शुड एटलीस्ट फॉलो दिस। या तो यूरोप या इवन टर्की, देयर आर काफी जो है फूड के मामले में जो है कितने बहुत ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन किसी के नाम लिखने से थोड़ी इथिलीन ऑक्साइड का था, और वो US UK। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि भारत में जो ये फूड सेफ्टी में खासतौर से एग्रीकल्चरल में जो उपज की बात है, उसमें भारत का आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा भी शायद, या नहीं भी होगा, कि भारत का जो अभी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट है वो भारत के पास नहीं है। आपको मालूम है, कोई पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट नहीं है हमारा। हमें पेस्टिसाइड मैनेजमेंट जो होता है वो 1968 के एक कानून द्वारा, जिसे इंसेक्टिसाइड एक्ट कहते हैं, 1968 का एक एक्ट जो है वो उसको रेगुलेट करता है। पता है आपको ये बात? उसमें कितनी सजा है आपको मालूम है अगर आप पाए जाते हैं? और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो ये बेच रही हैं पेस्टिसाइड, 6 महीने, केवल 2000 रुपये की उसमें पेनल्टी है। और जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2008 में लाने की कोशिश की और उन्हीं की सरकार में दोबारा आया, वो एक बार इस सरकार में भी आ गया है, वो भी लटका हुआ है, दोनों हाउसेस से पास नहीं हो पाया, और वो भी बहुत कमज़ोर है, पर इससे बहुत बेहतर है। उसका नाम है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट, और ये है इंसेक्टिसाइड एक्ट जो अभी भी रेगुलेट कर रहा है। और हमारे पास कई सारे ऐसे जो हमारे पास फसलों में या ऐसे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जो हमसे कमज़ोर जिन देशों को हम मानते हैं, वहाँ भी बैन है। हिंदुस्तान में तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं इसको यूज़ करना चाहता था, कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बात नहीं बिल्कुल, वो तो है नहीं। आप और हम 2 हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि वो खाने में कितनी माइक्रो प्लास्टिक सब आने लगी हैं। हाँ, एक क्रेडिट कार्ड के बराबर हर महीने आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है। खैर, मैं आखिरी 2-3 सुर्खी की तरफ बढ़ता हूँ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को क्लाइमेट से जुड़ी हुई एक और हेडलाइन आई। क्लाइमेट क्राइसिस एडवाइजरी ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर होने वाले पर्यावरण में जो बदलावों का सामना जो बदलाव हो रहे हैं उनका सामना करने के लिए अपने निगरानी और परीक्षण के तरीके कहीं ज़्यादा बेहतर करने होंगे और अपने तंत्रों में सुधार लाना होगा। साथ ही हमें अपने जो टारगेट हैं हमारे क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़े हुए, उन्हें और कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी एम्बिशियस बनाना पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि ये जो एडवाइजरी ग्रुप है चाह रहा है कि जो वो पेरिस अकॉर्ड की 1.5 वाली लिमिट थी, उसी को टारगेट मान के लोग अभी भी काम करें और अपनी एम्बिशियस अपने टारगेट से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ज़्यादा शिद्दत से काम करें, बजाय टारगेट को आगे मूव कर देने के। और उनका कहना था कि इसी से हमें रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले सालों में आ सकती है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। आपने सुना होगा, बदलापुर कस्बे में एक आदमी ने कथित रूप से 2 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार किया और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो जानकारी दी, उसने भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। अब विपक्ष ने इस मामले में पुलिस को घेर लिया है और ये भी कहा है कि उन्होंने FIR दर्ज देर से की, ये आरोप है। और अदालत ने भी पुलिस को काफ़ी आड़े हाथों लिया क्योंकि उसने जो पीड़िता के परिवार वाले थे और उन सबसे बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया और मामले की ठीक से जांच नहीं की समय रहते। तो ये मामला भी फिर तूल पकड़ रहा है राजनीतिक, और यहाँ पर भी फिर से एक बार वो एनकाउंटर वाला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जिसके बारे में कई बार यहाँ पे बात हो चुकी है, वो होता हुआ लग रहा है।
और आखिरी सुर्खी श्रीलंका से, अभी आपने स्मिता से बातचीत में सुना भी था। श्रीलंका में मार्क्सिस्ट राजनीतिक हैं अनुरा कुमार दिस्सनायके, और उन्होंने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अनुरा कुमार ने चुनावों में नेशनल पीपल्स पावर, इस गठबंधन के नेता के रूप में भाग लिया था, और जो राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं और विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा, और इन्हें हालांकि अनुरा कुमार से कहीं कम समर्थन मिला, लेकिन समर्थन पूरा होने के बावजूद भी अनुरा कुमार ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से शपथ ग्रहण नहीं किया है, यानी उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो श्रीलंका में भी राजनीतिक बदलाव बदल रहे हैं। ये इस हफ्ते की सुर्खियां थी, और अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो पश्चिम एशिया में दिक्कतें चल रही हैं, तो श्रोताओं को याद होगा कि मैंने, अतुल ने, मेरे ख्याल से आप थे नहीं थे हृदेश, मुझे याद नहीं, 2-4 हफ्ते पहले इस पर चर्चा की थी थोड़ी सी कि भाई किस तरह से, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की थी, जब पहले वो पेजर वाला ब्लास्ट हुआ था। इजराइल ने लेबनान में वो पेजर फोड़ दिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हिजबुल्लाह के अंदर ये खबर लग चुकी है कि पेजर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। वो पेजर पहले से इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता क्या वो सही भी है कि मोबाइल फ़ोन से सारी बातचीत ट्रैक हो जाती है और कम्युनिकेशन सीक्रेट नहीं है, वो हैक आसानी से हो सकते हैं। उस ब्लास्ट में लोग मारे गए। उसके बाद जो फ्यूनरल था वहाँ पे अगले दिन, तो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी काफ़ी जानें गई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और पिछले रविवार को फिर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बमबारी शुरू की थी। तो ये तो पिछला 1 हफ्ता है, 1-1.5 हफ्ता, लेकिन आप देखिए 7 अक्टूबर आने को है और 1 साल गाज़ा और इजराइल का जो लड़ाई चल रही है, जो इजराइल में हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, और उसके बाद की जवाबी कार्रवाई जो सब जगह जिसकी निंदा हुई है अमेरिका को छोड़कर, हालांकि अमेरिका अंदर भी है, तो मैं उस पूरी बात को नहीं रखूँगा, लेकिन इस बीच अमेरिका ने शांति की जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश की, वो कितनी ईमानदार थी वो एक अलग बात है, वो बातचीत में आएगी। उसमें भी इजराइल ने रोड़े डाले। अभी 1-2 महीने पहले बात है, उन्होंने वो हमास के जो नेगोशिएट कर रहे थे पीस, इस्माइल हानिये नाम था आई थिंक, उन्हें भी ईरान के अंदर मार दिया था, तेहरान के अंदर हमले से। तो ये जो पूरी संघर्ष ये एक तरह से एक तरफा होता दिख रहा है, और मैंने पिछले हफ्ते इस्तेमाल किया था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है इजराइल चचा विधायक है हमारे, उस हिसाब से चल रहा है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो तुम जो बन पड़ता है कर लो। ये वस्तु स्थिति है, और उसको कहीं ज़्यादा अच्छे से आप लोग भी समझते होंगे, लगातार सुनते आ रहे होंगे, पर आज हम इस पर, क्योंकि इजराइल ने अभी ये हरकतें की और 1 साल होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इफ्तिकार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप अगर हमारे श्रोताओं को बता पाएँ, एक तो अब जब लेबनान पे भी ये लगातार बढ़ रहा है, और अब हम जब चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1-2 घंटे पहले मैंने देखा था, अपडेट हुआ था कि जो शांति की पेशकश अमेरिका ने भी रखी थी कि फ़िलहाल युद्ध स्थगित कर दिया जाए, है ना, सेसेशन ऑफ वायलेंस फॉर अ वाइल, बातचीत हो, उसको भी इजराइल ने नकार दिया है। तो अब ये हालात किस तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो इन विषयों को ज़्यादा नहीं समझता, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई, जो ये युद्ध तो अब होना लगभग अवश्यम भावी दिख रहा है। लाइक देयर इज नो अदर थिंग ऑन द होराइजन बिसाइड्स द वॉर। एक्चुअली जो है ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कल फ्रांस, अमेरिका और यूके सब ने मिलकर ये प्रस्ताव किया था कि 22 दिन कम से कम एक युद्ध विराम किया जाए, एक सीज फायर किया जाए, जो कि रात को ही नेतन्याहू के ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर लिया। एक्चुअली सिचुएशन अगर आप देखें, सिचुएशन जो है, जो पेजर्स के धमाकों के बाद जो है, एक इजराइल को एक बहुत बड़ी एक विंडो मिली है इस वक्त हिजबुल्लाह को कंटेन करने की। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस वक्त हिजबुल्लाह का जो है बिल्कुल तहस नहस है जी। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है एक नर्व होती है किसी भी जंग में, और अगर एक्चुअली जब जो यहाँ जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के हवाले से, इंटेलिजेंस सोर्सेज, डिप्लोमेटिक सोर्सेज, बहुत सोर्सेज के हवाले से जो खबरें जो आ रही हैं, उनका जो निचोड़ है वो ये है कि इजराइल ने इन पेजर्स जो है उनको एक्चुअली ये शिपिंग, ये ताइवान की एक कंपनी है, उन्होंने जो मालूम किया था कि ये ताइवान की कंपनी है, लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह जो है
सैंक्शंस लिस्ट पर है, तो उन्होंने ख्याल लगाया कि ये कोई शेल कंपनी होगी जो जो दे रही होगी। तो उन्होंने उस शेल कंपनी का पता लगाया। उनकी जो शिपिंग जब हुई, तो शिपिंग के वक्त ही उन्होंने जो है तकरीबन 5,000 के करीब पेजर्स, उनके साथ जो ये वॉकी टॉकीज भी थी, उनको जो है एक तरह से जो है उनकी बैटरी के साथ तकरीबन 2 या 3 ग्राम या 5 ग्राम के इसमें करीब वो एक्सप्लोसिव रखकर उनको नेटवर्क के साथ जोड़ दिया था। और इनका एक्चुअली ये कहते हैं कि एक्चुअली ख्याल ये था कि जब गाजा से उनको फरागत मिलेगी, गाजा से जब वो फ्री हो जाएंगे, तो लेबनान पर उनको अटैक करना ही करना था। तो उस अटैक के वक्त जो है उनको ये इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू किसी भी सूरत में जो है अमेरिकी इलेक्शन से पहले जंग खत्म नहीं होने देना चाह रहा है। अमेरिका में इलेक्शन के बाद वो देखेंगे, लेकिन तब तक, क्योंकि जिस दिन जंग खत्म हो जाएगी, नेतन्याहू को उसी वक्त जो है अपना बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ेगा, क्योंकि इतने करप्शन, इतने केसेस में वो इन्वॉल्व है जी। और ये लिहाजा उसको जंग को बढ़ाना है। इससे पहले गाजा में उसने सीज फायर नहीं होने दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने ये था कि जिस वक्त अगर इनको जो है हिजबुल्लाह के साथ जब जंग स्टार्ट हो जाएगी, उस वक्त ये तकरीबन सभी तमाम 5,000 के करीब पेजर्स और ये वॉकी टॉकीज फटेंगे, तो पूरे तकरीबन 5,000 या 10,000 के करीब हिजबुल्लाह के तमाम जो फाइटर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाए, मैदान से ही हट जाएंगे। लेकिन हुआ ये था कि ये कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन पहले 2 पेजर्स जो है उन पर शक हो गया था हिजबुल्लाह को। उन पर शक हो गया था, उनको शक हो गया था इनकी पैकिंग खोली गई है और ये नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जी। तो वो जब अभी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि यहाँ से इजराइल को लगा कि ये अब पूरे 5,000 पेजर्स जो हैं ये अब हो सकता है शायद कूड़ेदान में फेंके जाएंगे या इनको डिस्कार्ड किया जाएगा। तो उन्होंने जो है उनको उड़ा दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रीमैच्योर उनको ये जंग करनी पड़ी। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा ये मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है इजराइल को, एक विंडो उनको मिली है, क्योंकि अब ये है कि क्योंकि ईरान ने जो है उसके बाद कुछ कोशिशें की, इनको लग रहा है कि ईरान जो है उनको कम्युनिकेशन सिस्टम अब दोबारा जो है बहाल करने में मदद करेगा। और इसमें जो है एटलीस्ट अगर कुछ महीनों तो नहीं, हफ्ते तो लग ही जाएंगे, क्योंकि एक तो नया कम्युनिकेशन सिस्टम फिर उससे अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये टाइम विंडो है इस वक्त इजराइल के पास इस वक्त हिजबुल्लाह को कंटेन करने की, और वो इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इस वक्त कोई अमेरिका भी कहे, कोई भी कहे उसको सीज फायर करने के, मुझे नहीं लगता था कि जिस वक्त ये खबर आई थी अमेरिका की सीज फायर की, मुझे उस वक्त ही शक हो रहा था कि ये सीज फायर नहीं हो सकता है, इजराइल शायद इसको नहीं मानेगा। और वो हुआ भी था, शाम तक यही हुआ कि इजराइल ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर लिया। तो ये एक सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पर मिडिल ईस्ट में। जी। इफ्तिकार, हम पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, और मैं स्मिता पर आना चाहूँगा इस पॉइंट के बाद, तो एक अतुल, मैं और विकास जब यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यही मतलब मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ये लग रहा था कि ये हरकत कोई और स्टेट अगर करता तो ये आतंकवादी ही है। अगर आप आतंकवादी हमला ही माना जाएगा अगर आप पब्लिक में एक इनडिस्क्रिमिनेट रूप से एक इंसेंडियरी डिवाइस को डेटोनेट कर रहे हैं जिसमें सिविलियन जाने गई हैं, तो वो आतंकवादी हमला नहीं है तो और क्या है? उसमें बच्चे भी मारे गए। पेजर्स सिर्फ वहां पर हिजबुल्लाह के फाइटर्स के पास ही नहीं थे। हाँ। ये पेजर्स पर सब्जी वाले के पास थे, ये पेजर्स वहां पर बच्चों के पास थे, कई औरतों के पास थे ये पेजर्स, क्योंकि ये पेजर्स पहुंचे थे शिप के जरिए। उसमें से हो सकता है शायद 2,000-3,000 के करीब हिजबुल्लाह के हों, बाकी तो वहां पर मार्केट में पेजर्स थे। आपने देखा किसी एक सब्जी मार्केट में धमाका हो रहा है, हाँ, कहीं किसी बच्चे, आई थिंक वो स्टोर था किसी तरह का, जो जैसे जिस तरह ग्रोसरी स्टोर होते हैं उसमें जी हाँ, कई सब्जी मार्केट में भी कई आम लोगों के पास भी थे ये पेजर्स। ये सिर्फ हिजबुल्लाह के फाइटर्स के पास ही नहीं थे। जी। तो स्मिता, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक तो ये कॉन्टेक्स्ट था हमारे पहले की बातचीत का इसमें, पर इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं और आपको क्या लगता है मामला किस तरफ जा रहा है? और पूरा जो एक साल में हुआ है, हम पूरे विषय पर बात कर रहे हैं, जो भी आपको कहना हो उस पर, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो चलती आ रही है साल भर से। देखिए, 7 अक्टूबर को जब 1 साल हो जाएगा, मतलब अभी तक ऑलरेडी आप अगर डेथ काउंट देखें, इजराइल में जहां लगभग 1,200-1,300 लोग मारे गए थे उस अटैक में, और 200 लोग हॉस्टेज बनाए गए थे हमास से, जिसमें से अभी भी कई लोग बंधक बने हुए हैं। और गाजा में मरने वालों की जो तादाद है, जिनकी हत्या हुई है इन तमाम एयर स्ट्राइक्स में, 41,000 से ज्यादा लोग हैं। कम से कम 20 लाख लोग आज की तारीख में डिस्प्लेस्ड हैं, और
इंजर्ड हैं, कैजुअलिटीज है, जिसमें इतने बच्चे हैं। तो सवाल तो एक मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये पूछना चाहिए कि आखिर कितनी लाशों के बाद आप इसे एक वॉर क्राइम मानेंगे। सेल्फ डिफेंस की बात आप करते हैं, सेल्फ डिफेंस ठीक है, हम सब ने कहा था कि हमास ने जो अटैक किया वो आतंकी हमला था, वो बिल्कुल ही जो है बर्बर हमला था और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सेल्फ डिफेंस के मामले में जाकर आप जब तमाम जगहों पर जब आप इस तरीके से आप ये देखिए, ये 2-3 चीजें हैं। पहला तो मैं अग्री करती हूं इफ्तिकार से, नेतन्याहू की ये पर्सनल लड़ाई है, इस वक्त ये पर्सनल बैटल है अपनी नौकरी बचाने के लिए। उनके खिलाफ इतना क्रोश है इस वक्त। और आज हम जबकि रिकॉर्ड कर रहे हैं इस एपिसोड को शुक्रवार के दिन में, तो जो यूएन जनरल असेंबली है वहां नेतन्याहू वहां पर अपनी बातें रखेंगे। उनके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हो रही हैं, उनके खिलाफ जो हैं लोग, खास करके जो बंधक बनाए गए परिवार वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए वो हमास को नहीं बल्कि खुद नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं, जो रह रहकर जो है तमाम सीज फायर या फिर निगोशिएशंस के डील्स को वो बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इजरायली फैमिलीज हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस लड़ाई के तो हम साथ हैं, लेकिन दोषी नेतन्याहू हैं अगर अभी तक हमारे लोग जो है वापस नहीं आ सके हैं हमास की गिरफ्त से। तीसरी बात है, देखिए इजराइल के ऑक्यूपेशनल जो नीति रही है, अप्रोच रही है, ये उसी का एक्सपेंशन है। अगर आप लेबनान और इजराइल के बीच में भी लड़ाइयों को देखें, ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये पहले भी कुछ दशकों में कम से कम 3 दफा हो चुके हैं। और जिन एरियाज को ये टारगेट कर रहे हैं, अगर हम साउथ लेबनान की बात करें, बेका वैली की बात करें, जहां पर ज्यादातर जो है लोग पॉपुलेटेड हैं इन इलाकों में, देखिए वहां पर अंदर अंदर खाने जो है लेबनान में, ऐसा नहीं है कि हर कोई हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह जो कि शिया मिलिटेंट ग्रुप वो के तो तौर कहीं पर भी हम नहीं जिसे होता, जानते हैं, पूरी नहीं, पॉपुलेशन और तो हो ही नहीं सकती देखिए, कभी भी। हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस की अगर हम बात कर लें, ये सारे वो जिसे हम ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पाक साफ संगठन है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जाने लिए हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हाउ मेनी डेड बॉडीज मेक अ वॉर क्राइम। आप जाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जब अमेरिका जैसे देश जो सबसे सुपर पावर हैं, वो रूस और यूक्रेन के मामले पर तो इतनी पाठ पढ़ा कर आ जाते हैं कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है, संप्रभुता क्या है। चीन को लेकर हर रोज 10 बयान जारी की जाती हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड नहीं करते हैं, आप सिक्योरिटी के खिलाफ जाते हैं। तो इजराइल को लेकर घोड़े वाले ब्लिंकर्स क्यों डाल रखे हैं भाई? आप एक सीज फायर प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपने अब देख लीजिए, जब से ये युद्ध शुरू हुई है, अभी भी 8 अरब डॉलर से ज्यादा की जो है एड जिस तरीके से दी जा रही है इजराइल को, इतने अरब डॉलर की जो है मदद की जा रही है। तो आप जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, और खास करके ये जो वेस्टर्न पावर्स है, जो डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अफसोसनाक इसमें भारत भी अब शामिल है, हमारी जो हिपोक्रेसीज है ना, कि हम खुद दूसरों को मोरालिटी हम सिखाते हैं, दूसरों को नैतिकता हम सरमनाइज करते हैं, वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं इस पूरे मामले में कि वो सबसे ज्यादा जो है चिंताजनक बात है कि हम किस तरह की लीडरशिप जो है एक वैक्यूम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्टेज पर। तो ये हिपोक्रेसी जो जिसकी आप बात कर रही हैं, तो पिछले साल भर में सभी को दिखी ही है। आनंद, आप विदेश मामलों पे लिखते रहते हैं लगातार, और इसमें मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा श्रोताओं को, 19 जुलाई को आईसीजे ने इजराइल के ऑक्यूपेशन को इलीगल ठहराया था, और उन्हें ये भी माना था कि वो दिस इज़ सेटलमेंट एंड एनेक्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आईसीजे ने जो इजराइल के खिलाफ वो दिया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसीजन हो सकता था, जो बाकी दुनिया को, इजराइल को प्रेशर डालने के लिए होता, लेकिन तब भी क्योंकि अमेरिका का समर्थन है, चीज़ें नहीं बदली, और अब ये लेबनान में भी शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए, और क्या आप अग्री करते हैं उस स्टेटमेंट से कि भले ही किसी की राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी भी तरफ हो आपकी समझ, लेकिन क्या जो ये लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हमला हुआ, क्या इसे एक आतंकी हमला स्टेट द्वारा कहा जाना ठीक है? नहीं, जो आतंकवादी संगठन, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर डेफिनेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है, वो पहला उसका है कि वो नॉन स्टेट एक्टर होना चाहिए, और नॉन स्टेट एक्टर होगा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने का। अगर कोई स्टेट एक्टर, प्रॉपर स्टेट एक्शन ऐसा होता है, तो वो युद्ध की श्रेणी में आएगा। तो या तो युद्ध की श्रेणी में आएगा, या उसके लिए और एक माइल्ड वर्ड ये कह सकते हैं कि रोग स्टेट। तो एक नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में एक जो है
एक सटल जो एक सूक्ष्म अंतर जो है स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में एक है। दूसरी है कि आईसीजे वाले में भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार जो हैं उसमें एक ही क्लॉज से जो इजराइल जो है अपने को डिफेंड करता आ रहा है कि यूएन चार्टर में भी जो जिनका हम इससे पहले भी वक्ताओं ने जिसका हवाला दिया कि सेल्फ डिफेंस जो, तो सेल्फ डिफेंस को जो है वो इजराइल शुरू से ही कई बार डिस्टॉर्ट करके कई तरह से पेश करता है, लेकिन उसका ये एक आधार रहा है। अभी जो वर्तमान स्थिति है मेरे ख्याल से इसमें है कि इजराइल के इस युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स दो हो गए हैं, एक तो गाज़ा वाला और दूसरा जो है कि जो उसके उत्तरी भाग में जो नॉर्दर्न इजराइल है उसमें जो 7 अक्टूबर के हमलों के बाद ही जो लो इंटेंसिटी एक दूसरे से यहाँ रॉकेट लॉन्च वगैरह हो रहा था, उससे करीब 60 से 70 हज़ार इजरायली जो हैं वो उनका विस्थापन हुआ है। तो एक ऑब्जेक्टिव इनका ये भी हो गया है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू का पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर लिया है, कुछ जो कि पॉपुलर सपोर्ट खिसक रहा है उसको कि इनको भी वापस हमें लाना है ये 70 हज़ार को। और तो और एक है कि 2 फ्रंट वार में अब ये इंगेज हो गए हैं। गाज़ा में इनके ऑब्जेक्टिव से अगर थोड़े मोटे इनके हिसाब से इनके जो भी इनका लेंस है उससे अगर वो कुछ न्यूट्रलाइज करने का, तो अब ये जो है जैसा कि बता रहे थे इनका प्लान पहले ही से था कि लेबनान नेक्स्ट है। तो 2 फ्रंट वार में या तो आ गए हैं या इनका पहले ही से प्लान था, 2 स्थिति हो सकती है। एक ये भी है कि जो पैन अरब सपोर्ट है जो हुआ उसको, चूँकि हिजबुल्लाह सीआई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी इजराइल का कैलकुलेशन हो सकता है कि इसे पैन अरब सपोर्ट ना मिले, क्योंकि सीआई संगठन है हिजबुल्लाह, सऊदी अरब और यूएई और हाँ, और पैन अरब सपोर्ट ना मिले जो कि पहले जो है कुछ हद तक मिल रहा था। और ये भी है कि अब ये रिस्की कैलकुलेशन हो सकता है कि ईरान को डायरेक्टली जो है ट्रैप करना इस वार में। एक जो कि हिजबुल्लाह भी जो है और भी कई जो शियाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ईरान का सपोर्ट माना जाता है। तो अब ट्रैप करना इसमें, और अगर ईरान इसमें आ जाता है तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा इजराइल का साथ छोड़ना, और भी मुश्किल होगा, और भी मुश्किल होगा रिलेटिवली, और ज़्यादा मुश्किल और भी मुश्किल होगा। तो ये भी एक कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरा यूएस के राष्ट्रपति चुनाव वाला भी एंगल है, और एक वो भी है जो हानिये की, मैं बस माफ़ कीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो हानिये की हत्या हुई थी वो तेहरान में हुई थी, ईरान के अंदर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो वो एक ये है, जैसे 78 में जब पहली बार जो 1978 में जब पहली बार इजराइल ने जो लेबनान में जो पैलेस्टाइन के गुरिल्लाज वगैरह पे किया था वो उनका असफल रहा था, लेकिन 82 में कुछ हद तक सफल रहा। उससे एक बफर जोन उन्होंने बनाया, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। और 2000 में, सन 2000 में लेकिन उन्हें वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा, और क्षेत्र छोड़ना पड़ा फिर 2006 में फिर से हम देखते हैं कि टेंशन्स हुए दोनों में। एक 30 दिन का लगभग एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ, लेकिन उसे भी विराम दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल सफल रहा है इन चीज़ों में। एक काल था जिसमें वो सफल रहा न्यूट्रलाइज करने में, लेकिन 2 फ्रंट वार में बहुत ज़्यादा सफलता भी इन्हें पहले ऐसा है नहीं है कि मिली हो इस तरह के। तो अब तो परिस्थितियां काफ़ी बदल भी चुकी हैं युद्ध के मामले में, अगर हम तकनीकी हिसाब से देखें और जो भौगोलिक परिस्थितियां। हृदय आप अपनी बात रखे तो मैं एक और हेडलाइन पे स्टम्बल कर गया जब अभी सब हम बात कर रहे थे। ये कल की हेडलाइन है ACLJ की कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि
इजराइल 12 महीने के अंदर पैलेस्टाइन में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जिसमें वेस्ट बैंक भी आता है, उसको खाली कर दे। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात बाकी पैनलिस्ट ने कही, एक तो मैं इफ्तिकार साहब से पूछना चाहूँगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मुझे ऐसा लगता है कि पेजर्स का जो इस्तेमाल है, मतलब पेजर से को डेटोनेट करना बिल्कुल आतंकवादी घटना की श्रेणी में है, चाहे उसकी डेफिनेशन भी अभी बहुत अच्छे आनंद ने बताई। लेकिन क्या पेजर का इस्तेमाल आज के युग में कोई सब्जी वाला ये कर रहे होंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सारा कंसाइनमेंट जो है वो ज़्यादातर हिजबुल्लाह ने ही ऑर्डर किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों के पास रहे हों या उसके डेटोनेशन से निर्दोष लोग भी इसकी जद में आए हों, इसलिए बहुत गलत है। लेकिन पेजर का इस्तेमाल आम लोग कर रहे हों आज की दुनिया में, मुझे लगता है मोबाइल ही करते हैं ज़्यादातर लोग। नहीं, लेकिन हृदेश, मुझे जो लगता है ना कि ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। नहीं, आप इस तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी को आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रूल्स ऑफ वॉरफेयर में भी रूल्स होती हैं, लॉज होती हैं ना। आपने तो सबकी जो है धज्जियां ही उड़ा दी। वॉरफेयर के रूल्स पे जा ही नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ एक उत्सुकतावश ये जानना चाह रहा हूं कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई पेजर यूज कर रहा है इस समय। मुझे आज, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया था 1998 में, तब पेजर इस्तेमाल होते थे। 2000-2001 के बाद लोगों ने इक्का दुक्का कहीं पेजर दिखते थे। पिछले 20 साल में तो कहीं पेजर दिखता नहीं है। तो इट वॉज ए टैक्टिकल वॉरफेयर, जो अभी इफ्तिकार साहब ने बड़े अच्छे समझाया कि वो किस तरह से उन्होंने ट्रैक किया कि कोई शेल कंपनी भेज रही है उसको, और इट वॉज ए वेरी एफिशिएंट इन ए वे। अगर इजराइल को देखें कि कैसे उन्होंने लगाया, विच वॉज आउट एंड आउट टेरर एक्ट, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। खैर, वापस आते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि आनंद ने जो बात बताई कि शिया सुन्नी का जो इसमें क्वेश्चन है, अगेन मेरी बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं कि जो अगर आप मैप मिडिल ईस्ट का देखते हैं उसमें उसको ये लगता है कि स्कोर सेटल करने में जो सऊदी अरेबिया है ईरान के साथ, जी वहाँ नीचे साउथ में उनके यमन है, ऊपर जो मैप है पूरी तरह से, वो इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। झुम्पा लहरी ने जो कल अवार्ड, इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं, उनको जो अवार्ड जो नोगुची म्यूजियम की ओर से दिया जाता है NYC में, न्यूयॉर्क सिटी का अवार्ड, वो अवार्ड उन्होंने वापस लौटाया और उन्होंने अवार्ड को रिजेक्ट किया, माफ़ कीजिए, उस सम्मान को रिजेक्ट किया और कहा कि इसके पक्ष में, पैलेस्टाइन के पक्ष में, ये चीज़ कितनी पोलराइज हो गई है इस समय, कितना लोग विरोध कर रहे हैं, इजराइल को कितनी खराब नज़र से देखा जा रहा है चारों ओर, ये दबाव उस पर दिखना चाहिए, उसका असर नहीं दिख रहा है कि उसको बहुत सारे, क्यों उन्होंने उस अवार्ड को मना किया? क्योंकि जो म्यूज़ियम उन्हें वो अवार्ड दे रहा है या सम्मान दे रहा है, उस म्यूज़ियम ने जो स्कार्फ पहनते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन की कि हम कोई भी ऐसा सिंबल अपने स्टाफ को पहनने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो सिंबल जो है वो पॉलिटिकल हो, और उनको लगता है जो स्कार्फ वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ उनके पहन रहे थे वो पैलेस्टाइन के समर्थन को दिखाता है। हालांकि वो विजिटर्स के लिए वो शर्त नहीं रखते हैं, पर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उस ड्रेस कोड के विरोध में झुम्पा लहरी ने, कल की खबर है, मैं पढ़ रहा था, अपना जो सम्मान है वो उस लिस्ट से नाम वापस लिया गया। उसके बाद म्यूज़ियम का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम रेस्पेक्ट करते हैं उनके विचारों का, और जो हमने ड्रेस कोड अपनाया है ज़रूरी नहीं है कि लोग उससे समर्थन करते हों। लेकिन अमेरिका में जिस तरह की चुनाव से पहले ये स्थिति हो रही है, और डेमोक्रेट भी बड़े डिफेंड हो कर रहे हैं और खुल के नहीं बोल रहे हैं इजराइल की जो हरकतें हैं उसके बारे में, वो एक चिंताजनक बात है। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया ऐसा कहने का मतलब वो एंटीसेमिटिज्म और ये सब बातें आ जाएंगी। और मैंने तो, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट कवर करता हूँ और कई NGOs ग्रुप भी हैं, पिछली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी जो कैन इंटरनेशनल की एक बड़ी अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया गया एक दिन के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी इनके पक्ष में। हाँ, तो ये तो 40,000 से ज़्यादा लोगों के मरने पर। तो ये चीज़ जो है ना, इसका अभी जो कई कारण गिनाए गए, इसका चुनाव से डेफिनेट रिश्ता है। अमेरिका और अमेरिका चाहे आतंकवाद दुनिया में कहाँ भी फैल रहा हो, अगर आप मैं उस राइटर का नाम भूल रहा हूँ, उनकी आप बुक पढ़ेंगे तो उसका अभी नाम और बुक मुझे याद आ जाएगी तो मैं बताऊंगा। उसमें यही है कि किस तरह से ये लोग पूरी दुनिया में इस तरह की कुछ स्थितियां पैदा करते हैं जहां से आतंकवाद बढ़ता है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि आतंकवाद फैल रहा है। उसमें इजराइल और अमेरिका की गलती बहुत है, और इसको कोई एक्सोनरेट, हमास के हमले को एक्सोनरेट करना, या हम तो कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर की बात की, हिजबुल्लाह तो उसके तो लोग वहाँ की पार्लियामेंट में बैठते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेबनान की, तो वो भी गलत है। लेकिन जो प्रोपोर्शन में जवाब दिया गवर्नमेंट जी, तो हिजबुल्लाह जो है, इट इज नॉट जस्ट एन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है लेबनान में। जी जी बिल्कुल, मैं इसलिए कहा कि थोड़ा उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। और जो आप ये कह रहे थे ना, जो भी पेजर्स के हवाले से, मैं चंद साल पहले जो है, जब ये सीरिया वॉर जब चल रही थी, तो वहाँ अक्सर जो है ये ईस्टर्न टर्की वगैरह में जो है, जो उस वक्त मैंने देखा कि वहाँ ये बेसिक सेल फोन होते हैं ना, जो बेसिक सेल फोन जो आज से स्मार्टफोन नहीं होते,
जब शुरू हो गए थे वो फोन, तो उस तरह के फोन दुकानों पर अक्सर, दुकान में हैरान हो गया कि इनको कौन खरीदता है। अब आज का व्हाट्सएप का ज़माना है, इस व्हाट्सएप के ज़माने में ये कौन खरीदता है ये फ़ोन। तो मालूम हुआ कि ये जो फाइटर्स होते हैं, जो चाहे आर्मी होंगे, जो फील्ड में आर्मी होती है, उनको अलाउड नहीं होता है ये स्मार्टफोन। उनको सिर्फ इसी फोन से ही वो कनेक्ट रह सकते हैं, कि इनको मतलब उनका ऐसा फोन होना चाहिए जिसका इंटरनेट से कोई दूर दूर तक का कोई रिलेशन ना हो। हिजबुल्लाह ने उससे एक कदम आगे बढ़कर जो है बिल्कुल ही नेटवर्क को ही खत्म कर दिया था। वो सिर्फ पेजर्स ही रखे थे, ताकि वो एक हेडक्वार्टर से उनको मैसेज आए कि ये मैसेज है, या वापस फ़ोन करने के लिए या वापस कांटेक्ट करने के लिए, इसी तक। लेकिन ये कि आप जाहिर सी बात है, आप ये कम्युनिकेशन सेटअप जो उनका है, ये वॉकी टॉकीज का सेटअप है, वो इस वक्त पूरा का पूरा इनका तहस नहस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये इसराइल को एक बहुत बड़ी विंडो मिल चुकी थी इस वक्त इसको एडवांटेज लेने की। और ये एरिया जो है, ये मिडिल ईस्ट का, ये पिछले पूरे 5 साल से कंटिन्यूअस टर्मोइल में है। ये जब मैं आया था यहाँ पर 2019 में, उस वक्त वो टर्की ने जो है सीरिया में उस वक्त उनका ऑपरेशन हुआ था, वो ख़त्म हुआ तो अज़रबैजान और आर्मीनिया का शुरू हो गया। वो ख़त्म हो गया तो इधर से फिर फिर लीबिया का शुरू हुआ, लीबिया के बाद फिर इसराइल का ये शुरू हुआ। और ये जो इसराइल की जो काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन है ना, ये दुनिया में हर जगह नाकाम हो चुकी है। ये अमरीकी ये जो आप किसी काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन जो है, ब्रिटिश और अमेरिकन, दो डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, या इसराइल इसमें जो है, जो जिस तरह से आप ये समझते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप हमला करने से वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, विदाउट एड्रेसिंग द इशू, जो इशू एक्चुअली है। अब आज हमास खत्म करेंगे, हमास के बाद दूसरा आ जाएगा कोई। पीएलओ को उन्होंने खत्म कर दिया तो हमास आ गई, हमास खत्म कर देंगे कोई और आ जाएगा, इशू का इशू वहीं का वहीं है। उससे बेटर इसराइल के लिए ये होता है कि अपनी बॉर्डर सेट करता। पहले इसराइल की अपनी बॉर्डर्स ही सेट नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं उसको कि किसी ने आपके ऊपर हमला किया, किसी ने आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला किया, किसी ने आपकी बॉर्डर्स क्रॉस की? कोई बॉर्डर ही नहीं है पहले आपकी। आप अपनी बॉर्डर सेट करते, आप फ़लस्तीन की बॉर्डर सेट करते, तो उसके बाद फिर अगर कोई फिर आपके पास हमला करता है तो आपके पास एक लीगल या कानूनी कोई जवाब था। वरना आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी ही नहीं है ये कहने के लिए कि हमास ने आपके ऊपर हमला किया। उन्होंने कोई बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कर दी? बॉर्डर ही नहीं है आपकी कोई। आप अपनी बॉर्डर सेट करें। जो ब्रिटिश काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन रही है, जिसका इंडिया भी फॉलो करता रहा था कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले तक, वो ये है कि आप जो लीडर हो उसको सॉफ्टन करो, उसके आसपास के लोगों को आप टारगेट करो, ताकि वो सॉफ्टन हो जाए। वो सॉफ्टन इस हद तक हो जाए कि आपके साथ आकर आपके साथ बातचीत करे, और बातचीत में आप गिव एंड टेक करके उसको जो है उसके साथ फिर आप देखिए मिजोरम में जो इंडिया ने जो है इतनी अच्छी तरह से लाल डेंगा को लेकर लाकर जो है वहाँ पर एक पीस कायम कर लिया 1970s में। शेख अब्दुल्ला इन कश्मीर, उसी की वजह से जो है 87 तक आपके पीस रहा कश्मीर में। तो आपकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ दोबारा मिलिटेंसी शुरू हो गई। वरना तो ये जो है ये ब्रिटेन ने खुद नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्होंने मिलिटेंसी को ही ख़त्म कर दिया। वही अडॉप्ट किया फिलीपाइंस ने बंगस मोरो में। ये काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन, अगर आप इनको कंपेयर करें, इन दो काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन्स को, आप देखें कि जो ब्रिटिश काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन है कि लीडर को सॉफ्टन करो, सॉफ्टन करने के बाद उसको टेबल पर लाओ, ये ज़्यादा कामयाब रही। और फिर और कुछ गिव एंड टेक के बेसिस पर बेसिक इशू को एड्रेस करो, ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, बजाय इसके कि अमेरिकन और इजरायली डॉक्ट्रिन्स कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करो, आप लीडर को ख़त्म करो, उसको हिट करो। इस्माइल हानिया को आपने ख़त्म कर दिया तो क्या हुआ उससे? कौन सा जंग रुक गई उससे? ये बात कही जाती है अक्सर कि अगर आप लीडरशिप को, चाहे वो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही लड़ रहे हों, लीडरशिप को अगर आप हेडलेस कर देंगे तो फिर आप बात किससे करेंगे? और वो इशू हो जाएगा तो स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है स्थिति। तो ये बात तो सही, पर मैं इसलिए बीच में आया कि मैं वो किताब का नाम भूल गया था, तो मैंने अभी निकाला वो कीवर्ड डाल के। वो किताब जो है जॉन पर्किंस की लिखी हुई है, द कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। तो ये किताब शायद आज हम इसको रेफर भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो यही है कि अमेरिका ने कम से कम 2 दर्जन
दर्जन से 3 दर्जन से ज्यादा लोगों में पिछले 50-60 सालों में अटैक किया है, और ज्यादातर जगह उनको कोई बाद में वो नहीं मिला, सफलता नहीं मिली। नहीं, सफलता तो छोड़िए, जिस वजह से उन्होंने अटैक किया उसका वो कारण नहीं था। एग्जैक्टली, अलकायदा खत्म नहीं कर पाए, तालिबान को खत्म नहीं कर पाए, जिनको 2001 में जिनके खिलाफ जंग लड़ा, उन्हीं को फिर वापस पावर देना पड़ा 2022 में। जी स्मिता, तो जैसा आपने एक्चुअली वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के साथ साथ आप उसके पहले एक किताब आई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बुक, कि आधी जगह पर जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर regime changes हुए हैं, how it was essentially oil politics which was behind it all. That's also very interesting complementary read with that. Oil politics को लेकर किताबें लिखी गई हैं, और वो पूरा इसका खेल है, Confessions of Economic Hitman, पर this book is different because इकोनॉमिक हिटमैन कॉन्फेस कर रहा है कि हाँ हम ये काम करते थे। हाँ, अगर किसी दूसरे का आरोप लगाना कि आप ये कर रहे हो एक अलग चीज है, पर वन हु हैज बीन इनसाइडर, ही इज सेइंग कि मैं अब इस बात को यकीन कर रहा हूं कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस गेम। मैं आपको इस बुक की एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूं, फिर मैं स्मिता से कहूंगा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए। जब मैंने आरएसएस का 3य वर्ष किया था, तो आखिरी दिन दीक्षांत में तो हम दत्तात्रेय होसबले जी के साथ बैठे थे, तो मैंने उन्हें किताब रिकमेंड की थी। ये बात है 2005 की। तो कह रहे थे किस चीज का 3य वर्ष था? आरएसएस का जो संघ शिक्षा वर्ग होता है 2005 में। तो मैंने उन्हें बताया था किताब के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग होता था। खैर, तो स्मिता, आपके इस मामले कंक्लूडिंग चीज, एक चीज जिसका आप जिक्र पहले कर रही थी कि जो ये मॉरल साइड है इस चीज़ की, वो कई बार इस स्ट्रेटेजिक और ये सारे बातों में पीछे रह जाती है कि एक स्टेट का रोग एक्टर की तरह एक्ट करना और साफ गोई से बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के निकल जाना, कि पब्लिक में कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच आर एवरीवेयर दीज डेज, जो हर तरफ है ना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, वहाँ तो पेजर थे, और इनको टैम्पर करके इधर शिपिंग राउट में और सोर्स में और अपने टूल की तरह इस्तेमाल करना टू अटैक व्हेनेवर दे वांट, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इजराइल, गाज़ा और लेबनान में जो अब चल रहा है, इस पर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट है कि ईरान को खींचा जाए इसमें, और ईरान की अगर आप रिएक्शंस देखें, हालांकि जो डमास्कस वाले उनके कॉन्सुलेट पर हमले के बाद में थोड़ी रिएक्शंस हुई, जो इस्माइल हानिया के बाद में जिस तरह के रिएक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग एस्केलेशन की तैयारी कर रहे थे, वो अभी तक नहीं हुई हैं पेजेशियान साहब ने, बल्कि जो उनके नए राष्ट्रपति हैं जिनके स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान आप सोचिए ईरानियन प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के मौजूदगी में उनके गेस्ट हाउस में जिस तरीके से हानिया को टारगेट किया गया, मारा गया। मतलब एक तो वो लोग हैं जो मसल फ्लेक्सिंग को बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एंकर्स हैं जो बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर देता इजराइल ने, कहीं पे भी घुस जाते हैं, मार देते हैं। इट ऑल साउंड्स वेरी फैंसी, लेकिन इनके बहुत रियल रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेज है अगर सारी जो कंट्रीज हैं वो रोग स्टेट्स की तरह बिहेव करने लगे विदाउट हैविंग टू पे एनी प्राइस फॉर देयर एक्शंस। तो आप फिर किस अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करेंगे, आप फिर किस अंतर्राष्ट्रीय जो है, और ये आप अगर हम इंडिया में आर्मी के ऊपर जब सवालिया निशान लगते हैं, हमारी मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं, हम उसको लेकर ज्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं? क्योंकि मेन इन यूनिफॉर्म आर सपोज टू बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली। आप उस नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर नहीं बिहेव कर सकते हैं जिसको आपने आतंकी लेबल कर रखा है, क्योंकि फिर आप में और आतंकियों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये बातें कहने पर लोग कहेंगे कि भाई देखो ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट वाले आ गए हैं, इनको जो हमारे फोर्सेस की जान जा रही है वो नहीं दिखती है। बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल हम उसको लेकर दुखित होते हैं, बिल्कुल हम उन हमलों को कॉन्डेम करते हैं, लेकिन आपने अगर एक स्टेट की जिम्मेदारी ली है, यूनिफॉर्म पहना है, तो उसमें एक जिम्मेदारी आती है, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन आपकी रोग स्टेट, अ नॉन स्टेट एक्टर एंड स्टेट एक्टर, और उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। तो इजराइल की ये जो तड़पड़ाहट है ना कि आप किस तरीके से आप ईरान को लेकर आए, आप सऊदी और यूएई को खास करके मजबूर कर दें कि वो इजराइल के साथ ही खड़े हो जाएं, आप अमेरिका को मजबूर कर दें, क्योंकि देखिए कमला हैरिस थोड़ी सी नुआंस पोजीशंस ले रही हैं अभी तक। जो बाइडेन ने जो बिल्कुल ही बैकिंग टू द हिल्ट की है, उसका डोमेस्टिक सर्विस में असर पड़ा है, स्टूडेंट्स पर, कैंपसेस पर, जिस तरीके से वहां पर क्रैकडाउन हुआ, जो लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, गाजा के समर्थन में आवाज उठा रहे थे, इट डिड नॉट गो डाउन वेल। आप दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जो दुनिया भर को जो है टॉर्च बेयरर की तरह आप समझाते हैं कि लोकतंत्र में क्या लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन होना चाहिए, उन आवाजों को आपने खुद कुचला है अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है। तो डोमेस्टिक सर्वेक्षणों में ये साफ झलक रहा था कि जो बाइडेन के खिलाफ एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। ऐसा नहीं है कि कमला हैरिस आकर कुछ बिल्कुल ही अलग कर देंगी, अमेरिका की नीति तो वही रहेगी। अमेरिकन जो जूइश लॉबी है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी देयर।
जो पैसे वहां पर आते हैं अमेरिका के थ्रू से, इजराइल में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू से या डिफेंस डील्स, ये सब कहीं भी विषय में नहीं होने वाली हैं। लेकिन फिर भी नेतन्याहू आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम मे बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल कि कमला हैरिस अगर आ रही है तो उसके बाद क्या होगा, या अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो खैर उसकी तो अब्राहम अकॉर्ड्स तो डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पे हुई थी, लेकिन वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो इतने अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, वो किसी को नहीं पता। तो इसीलिए ये एक डेस्परेशन है नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के अंदर भयंकर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा इसेंशियली इज नॉट फॉर द लॉस ऑफ लाइव्स इन पैलेस्टीन, ये हमें याद रखना होगा, ये डिफरेंशिएशन है। जो लोग इजराइल के अंदर की तस्वीरों को देखकर अगर ये सोचे कि देखो इजराइल का दिल पिघल गया है, इजराइल के लोग समर्थन में आ गए हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, उनको वो डिफरेंट प्रिज्म से देखते हैं। वो अगर गुस्से में है तो इसलिए हैं कि अभी तक इजरायली बंधक हैं हमास में, हमास के संगठन के पास में। वो अगर गुस्से में है तो इसलिए कि इजराइल पर हमला हुआ है। वो ऐसा कोई रैडिकल शिफ्ट नहीं हुआ है विद इन द ज्यूज इन इजराइल कि फलस्तीन को लेकर आम लोगों की जो है पोजीशन या नजरिया बदल गया हो। तो ये अब सब कुछ अब डिपेंड करेगा कि वेदर ईरान इज विलिंग टू कम इनटू दिस वॉर डायरेक्टली और नॉट, क्योंकि हिजबुल्ला या हमास अब जो भी स्टेप अप करेंगे, संगठनों के भले ही एक दो मुखिया बीच बीच में मारे जाते रहे, संगठन कमजोर भी पड़े हैं। देखिए जो आपके हानिया के बाद में हमास के जो नेता हैं वो अभी थोड़े गायब है, मिसिंग इन एक्शन है। हिजबुल्ला के भी इजराइल ने क्लेम किया है कि 2-3 लोग मारे गए हैं, लेकिन संगठन अभी भी एक्टिव है और ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्ला के पास में, हिजबुल्ला एक्चुअली हैज बेटर ग्रेड आर्म्स एंड एम्युनिशन देन द लेबनीज आर्मी। तो अभी ऐसा नहीं है कि हिजबुल्ला ने अपने सारे बेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन निकाल रखे हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा तेहरान और पेजेशियां और सुप्रीम लीडर के डिसीजन पर कि आगे आप कितना एस्केलेट, आप डायरेक्टली आने के लिए तैयार हैं या फिर वो भी इसको एज अ कैरेट के तौर पर डैंगल करेंगे अमेरिका में कि आप हमारे परमाणु टॉक्स को वापस कीजिए, हमें परमाणु हक दीजिए, तो शायद हम इसको एस्केलेट ना करें। लेकिन ये निश्चित रूप से इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ रियल एस्केलेशन का सिचुएशन राइट नाउ। जी हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें और हमारे सब्सक्राइबर्स का एक पत्र भी है वो पढ़ें। इफ्तिकार जी को जाना है, तो इफ्तिकार जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप जाएं इससे पहले हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें, कोई किताब, कुछ सीरियल, जो भी आप चाहें जो उनके जीवन को समृद्ध कर सके। हृदय जी ने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी किताब का और इस पूरे विषय के साथ जुड़ी हुई किताब का हवाला दिया मेरे ख्याल में जो है। लेकिन यह है कि मैं समझ रहा हूँ कि एक ये जो अजय बिसारिया की भी जो बुक आई थी एंगर मैनेजमेंट, जो इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेसी के हवाले से है, उसमें चंद मिस्टेक्स के अलावा जो है बहुत बड़ा अच्छी किताब है वो, इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को हिस्ट्री। क्योंकि उन्होंने जो है ना एज ए हाई कमिश्नर सिर्फ उन्होंने अपनी मेमोयर्स नहीं लिखी हैं, उन्होंने तमाम हाई कमिश्नर्स जो 1947 से लेकर रहे हैं 2022 तक, उन सब का एक निचोड़ लिखा है, सबकी जो एक्सपीरियंसेस लिखी हैं जो उनकी इस्लामाबाद में हुई है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक। और दूसरी जो अभी जो एजी नूरानी साहब का इंतकाल हो गया, ही लेफ्ट अस, लेकिन उन्होंने तकरीबन 31 किताबें लिखी हैं। और ये तो नहीं कैसे उनकी जो है एक से एक किताब जो है मैग्नम ऑपस है। लेकिन उनका जो है जो जिन्ना तिलक और जो भगत सिंह ट्रायल्स जो है, दोज आर फिनोमिनल बुक्स। या उनकी जो है द वे ही पुट्स अप आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे कि उनको जो है कहीं पर कोई नकार नहीं सकता है उन आर्ग्यूमेंट्स को। मुझे याद है जब उनकी आर्टिकल 370 जब किताब आई थी तो कितना जो है इतनी कोशिश की थी उस वक्त बीजेपी के ऑफिस में, जो उनके इंटेलेक्चुअल सेल है, उसको किसी तरह से जो उनके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने की। लेकिन कहीं से, क्योंकि उन्होंने उसमें सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही हवाले दिए थे उसमें, जो किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया था उसको आर्टिकल 370 को। लिहाजा लेकिन जो है कि मैं ये कह सकता हूँ कि एजी नूरानी की तकरीबन सभी किताबें जो हैं सबको पढ़नी चाहिए, और दे आर फिनोमिनल, दे आर वेरी मैग्नम ऑपस बुक्स। किस तरह से जो है आर्गुमेंट को ऐसा बिल्डअप करते हैं कि उनमें जो है बिल्कुल ही सेंध लगाना ही मुश्किल रहती है। जी। तो मैं ये जो है, और अगर हो सके तो ये केन फॉलेट की जो है एज ऑफ इटर्निटी, क्योंकि हम दोबारा अब कोल्ड वार की तरफ जा रहे हैं, तो ये कोल्ड वार के उनने जो है बिल्कुल उसके सिनेरियो में ये नॉवल लिखी गई है। और ये मैं बड़ा खुश हुआ आज केन फॉलेट का नाम लिया आपने। केन फॉलेट इज द राइटर। बिल्कुल, क्योंकि अभी दोबारा हम किसी कोल्ड वॉर, उसने सोवियत यूनियन, ईस्ट जर्मनी और उस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसको पूरे को जो बनाकर जो है उसके जो है इर्द गिर्द वो नावल घूमती है। सो इट्स अ वेरी फिनोमिनल, बहुत ही एंगेजिंग नावल है। आई थिंक जी एनफ। जी, थैंक यू। आपके रिकमेंडेशंस के लिए धन्यवाद और चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो केन फॉलेट का इन्होंने नाम लिया, केन फॉलेट जनरली इज ए थ्रिलर राइटर, लेकिन उन्होंने आज से कोई 25 साल पहले एक किताब लिखी पिलर्स ऑफ अर्थ, और वो लिख के उन्होंने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ किया कि एक थ्रिलर राइटर, उनकी आई ऑफ द नीडल एक है जिस पे शायद फिल्म भी बनी थी और उसे अवार्ड भी मिले, लेकिन पिलर्स ऑफ अर्थ जो उन्होंने लिखी उस किताब करीब 1000 पन्नों की किताब है, और जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो वो इट्स सो सच ए ग्रिपिंग बुक कि 25 साल तक उनको ये कहते रहे लोग किसका सीक्वल लिखिए। सीक्वल भी लिखा उन्होंने, बहुत मोटा है वो, सीक्वल्स कभी पहले ऐसे होते नहीं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनका नाम सुनकर। आपका दिल बाग बाग हो गया लेखक का नाम सुनकर। इस हफ्ते एक ही चिट्ठी है और ये एनोनिमस ने भेजी है, और वो कहते हैं, आपके हालिया कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा ने हरिशंकर परसाई की चुटकी लेने वाली बौखलाहट पैदा कर दी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे निकोलो मैकियावेली ने इस प्रस्ताव को रचा हो। यह विचार न केवल अमल में असंभव है बल्कि एक कुशल भ्रामक यंत्र की तरह कार्य कर रहा है जो वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की दलित पृष्ठभूमि को इस चर्चा में शामिल करना उनके सामाजिक दर्जे को टारगेट करने का सूक्ष्म प्रयास है जिससे विपक्ष में दरारें पड़ी। यह डाइवर्जन और डिसेप्शन की रणनीति, जैसा कि नोम चोम्स्की ने वर्णित किया है, राजनीति में भ्रम फैलाने का उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार की चर्चाएं वास्तव में राजनीतिक धूर्तता का परिचायक हैं, न कि समाधान। आपके मंच पर ऐसे विषयों पर चर्चा की सराहना करता हूं जो समाज को भ्रमित कर रही हैं। धन्यवाद एनोनिमस। देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे ना नोम चोम्स्की के बारे में ज़्यादा पता है कि वो बस लेफ्टिस्ट बोलने वाले हैं। मैकियावेली मुझे ऑफ हैंड ज्ञान है कि मैकियावेलियन टैक्टिक्स क्या होते हैं, पर निकोलो मैकियावेली ने क्या किया था मेरे को नहीं मालूम, और सही में मुझे कोई मतलब ही नहीं। इटली में हुआ था, मेरा क्या लेना देना। पर हृदेश और आनंद, आपको इस पर का कुछ कहना हो? हमने पिछले हफ्ते वन नेशन वन इलेक्शन पे किया था कि कितना मतलब हास्यास्पद है। नहीं, मेरा इस वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ दूसरा विचार है इस पे। ये चूंकि मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अगली बार जब इस पे चर्चा होगी तो मैं अपना विचार दूंगा। कुछ कहना हो जो एनोनिमस कह रहे हैं? नहीं, ये उनके विचार हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है। मैं को इस बात पे थोड़ा सा कहना है कि आपने जैसे नोम चोम्स्की के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह लेफ्टिस्ट बोलने वाले कहा, तो नहीं मैं इट्स ओके, मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, आई कीप हिम इन हाई रिगार्ड डिस्पाइट, क्योंकि वो MIT में लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते रहे, अभी तो 90 के मिड 90s में है, और उनके जो कुछ जो है उनका जो बैकरूम बॉयज़ के नाम से उनकी जो किताब थी या उनके जो डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने सबसे पहले वियतनाम वॉर को डिकोड करके ये अमेरिका का चेहरा बेनकाब किया था कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। ही वाज वन ऑफ देम, मतलब लॉट ऑफ पीपल डिड। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं नहीं जानता। नहीं, मैं कह रहा हूं इसी बारे में मैं बता दे रहा हूं, आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। और मेरे को नहीं मालूम मैं क्या करूं। और दूसरी बात ये कि उनका एक बहुत ही फेमस कोट है आनंद, वो ये है कि उन्होंने फ्री मार्केट के बारे में बोला था। नो डाउट, जो आपने कहा, ही इज लेफ्ट ऑफ द सेंटर थिंग एंड वेरी स्ट्रांग, लेकिन वेरी अगर आप कोई मतलब रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो फिर वो किसी भी विंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सही होनी चाहिए, चाहे कोई भी। उनका बड़ा कोट है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि फ्री मार्केट के लिए उन्होंने कहा था, You call it a free market, but someone somewhere is controlling it. फ्री मार्केट वो कहते हैं जो लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, पर वही कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, अब किसी उद्योगपति का नाम लेना नहीं, ये भी फ्री मार्केट है। नहीं बिल्कुल है। तो से अनार वाले बहुत सारे हैं वो नहीं, बस मैं केवल इतना कह रहा था कि मुझे जितना पता है कि वो लेफ्ट के स्पीकर हैं, बड़े माने वाले, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता उनसे सहमति हो सकती है, बट आई कीप हिम इन हाई रिगार्ड, क्योंकि इज रियली डेफिनेटली वेरी प्रोफाउंड। ये विचारक लोग हैं, असहमत होने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, असहमत जरूर, विचारक से तो असहमत होना ही चाहिए। अगला विषय, जैसे मैंने जिक्र किया था, वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से जुड़ा है कि हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लगभग 2 राज्यों को छोड़ के सभी राज्यों में स्टेट पोल्यूशन बोर्ड और पोल्यूशन कमेटी में जगहें खाली पड़ी हैं, और जगहें 15-15, 20-20 साल से खाली पड़ी हैं। और इसलिए जो NGT में एफिडेविट दिया सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने, वो कहता है कि अधिकतर रिपोर्ट्स भी खाली हैं क्योंकि जब वहाँ पे लोग ही नहीं हैं। और इसमें मैंने हेडलाइन में थोड़ा सा पढ़ा था, मैं बता देता हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे। केवल सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर
100% वैकेंसी है वहाँ। 11 ही है स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में जगह, 11 के 11 खाली पड़ी हैं। मुझे तो खबर पता है, लेकिन आपने जिस तरह शुरू किया, लगा केवल सिक्किम में राज्य जहाँ सब कुछ है। नहीं 100% अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। 11 ही सीटें हैं वहाँ पर। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना कि क्योंकि मैं एनवायरमेंट कवर करता हूँ, देखिए हमको इस वक्त ये दिखाई दे रहा है क्योंकि नंबर के फॉर्म में आया है, राइट, और ये समस्या पहले से है। 11-11,500 पोस्ट में से 5,500 पोस्ट जो हैं वो 49% है और 50% लगभग खाली है। 49.6% खाली है, उसमें न जाए नंबर एकदम 50% खाली है जगह। लेकिन जो सारे डेवलप्ड स्टेट है ना, आप उनकी लिस्ट देखिए, गुजरात, कर्नाटक, मैंने 2 नाम इसलिए साथ लिए कि बीजेपी कांग्रेस वाला झगड़ा खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 60% जो सीट्स वैकेंसी खाली है। लेकिन वैकेंसी खाली वाली बात तो लोग पढ़ लेंगे, आपने खबर का भी बता दिया। ये एनजीटी में जो एफिडेविट आया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर किए कि अगले साल 30 अप्रैल तक आप इन वैकेंसीज को भरिए। उसमें कुछ जगह उन्होंने छोड़ी कि कुछ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। वो मैं बता देता हूँ, वो है दिल्ली, एनसीआर का इलाका और हरियाणा। हाँ, क्योंकि ये मामलों का एक साथ जो है कंबाइंड केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस जगह को छोड़ के बाकी जगह आपको भरना है कहा है। लेकिन समस्या वैकेंसी तो है ही, वैकेंसी तो हर जगह खाली है हिंदुस्तान में। आप अगर देख लीजिए जो इलेक्शन कमिश्नर, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, अगर आरटीआई की जो सुनवाई करते हैं, वो जगह हैं, आप देखिए कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जगह खाली है, आप निकालिए। तो वहाँ जहाँ आप आरटीआई लगाएंगे वो जगहें भी खाली हैं। हाँ। कमिश्नर्स की बहुत कमी है। लेकिन प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं, 2 हैं। पहला ये कि हम ये जनरल एक विचार आता है कि पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूशन, पर इंडिया का वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में 121वें नंबर में था। 2021 का इंडेक्स मुझे मालूम है, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया। तो अभी भी लास्ट के 2-3-4 देशों में ही होगा, क्योंकि हमारा वाटर इतना पोल्यूटेड है, राइट। तो पानी के लिए भी खतरा है ये जगह, इस तरह से अगर मॉनिटरिंग स्लो है। और सॉइल की जो मैंने जिक्र की कि हमारे पास कोई एक्ट ही नहीं है जो हमारे सॉइल का जो सबसे बड़ा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट देख सके, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ लोगों को रखने से ही होता है ना। जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा था ना कि आप कानून कितना भी अच्छा बना दो, लेकिन जब तक लोग उस तरह से नहीं होंगे। तो अभी जो भारत के बिजली घर हैं, कोयला बिजली घर, जो सबसे गंदा एयर पोल्यूशन करते हैं, एक तो एयर पोल्यूशन है PM10 आपके आ रहा है, जिसको आपकी बॉडी रोक सकती है काफ़ी हद तक। लेकिन एक होता है कि आप SO2, NO2, SOx, NOx जो आते हैं, वो कोयला बिजली घरों से सबसे गंदे एयर पोल्यूशन होता है। उसको रेगुलेट करने के लिए FGD टेक्नोलॉजी लगाने की बात हुई थी 2018 में, या उससे पहले। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी थी जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करेगी, यानी उस सल्फर को रोकेगी। वो आज तक उसके लिए कोई दबाव नहीं है। कई बार तो सरकार जो है उन कंपनियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है जाके, कि मतलब इनको और वक्त दीजिए, इनको और वक्त दीजिए। तो ये समस्या बहुत गहरी है। ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है, इस समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है स्टाफ की कमी। अदरवाइज जो इम्प्लीमेंटेशन है एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन को लेकर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसका एक पहलू और भी है, इसको विषय के रूप में इसीलिए अतुल और मैं हमारी बात हुई थी, जरूरी था। एक तो सभी सरकारें अपने अपने राज्य स्तरों पे भी और केंद्र सरकार की बात करती है कि हम नौकरियों का बड़ा ध्यान रख रहे हैं और ज़रूरी पोस्ट खाली नहीं रहने दे रहे हैं। कितनी बार बात हुई है कि हम नौकरियां बढ़ा रहे हैं, ये पोस्ट खाली है। दूसरा, ये पोस्ट पोल्यूशन से जुड़ी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ कोई व्यक्ति किस तरह का है और वो कैसा काम कर रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब वहाँ कोई काम करने वाला होगा। जी, तो बिल्कुल। अभी हमने हेडलाइन में और प्रदेश ने अपनी बात में जिक्र किया, तो मैं आपको देता हूँ जो इस बात के बिना प्रदेशों के कुछ के आंकड़े इस एफिडेविट में जो थे, इनमें 60% से ज़्यादा वाले स्टेट कौन कौन से। झारखंड इसमें है। झारखंड में 271 में से 198 वैकेंसी हैं, 73% जगह खाली पड़ी हैं। आंध्र प्रदेश में 70% खाली पड़ी हैं, 291 में से 204। आंध्र प्रदेश बहुत चमकता हुआ स्टेट के तौर पे हमें बताया जाता है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, जहां सैंक्शनड जगह हैं, 783 खाली पड़ी हैं, और बहुत बड़ा स्टेट है वो। और यही हाल है छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, आपने जिक्र किया, राजस्थान। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोल माइनिंग है, तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ इज ए पावर हब, अगेन मध्य प्रदेश इज ए पावर हब, मतलब यहाँ कोयला बिजली घर, कोयला बिजली घर है यहाँ पर। ठीक है, महाराष्ट्र क्या, इसमें आंकड़ा नहीं देख पा रहा हूँ, महाराष्ट्र भी हमारा वेस्टर्न पावर हब है जहाँ बिजली घर है। तो ये चीजें देखने की कि इन जगहों में अगर सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात करें, जब एयर पोल्यूशन होता है आपको पता है तो वाटर पोल्यूट भी करता है, क्योंकि वो बिजली घर जो है इफ्लुएंट छोड़ते हैं जी। तो इसमें एक ज़रूरी बात ये भी थी कि सरकार जो दावे करती है
पर्यावरण परिवर्तन और पॉल्यूशन से निपटने के लगातार करती आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं हर साल सर्दी के सीज़न में खासतौर से ये दिल्ली पंजाब सेंट्रिक जो डिस्कशन शुरू होता है और दिवाली के आसपास और बड़े शहरों में जो धुआं है उससे जो डिस्कशन शुरू होता है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन पे सरकारें काम नहीं कर रही। हर साल राज्य और केंद्र सरकारें वादे करती हैं, बताती हैं हमने ये किया, लेकिन ये पोस्ट नहीं भरी जा रही और ये सरकार की बेईमानी, मतलब जो उनकी मंशा है वो उतनी ईमानदार नहीं है जितना वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, बताते हैं। जो दूसरी चीज़ों में भी दिखता है कि कई बार जैसा आपने कहा कंपनियों के पक्ष में खड़ी आती हैं। तो आनंद, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? एक तो इस पर कहना बड़ा आसान है कि सरकार ईमानदार नहीं है, लेकिन इन पोस्ट को खाली रखने की और क्या वजह हो सकती है, मुझे समझ नहीं आया पढ़ के। लेकिन वाई वुड, इसे क्यों नहीं भरेगा कोई? भाई जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कोई नौकरी की स्कीम नहीं हो सकती है, ये टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ चुनिंदा पोस्ट ही हैं, तो ये कोई मास रिक्रूटमेंट का तो नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ऊपर की जगह खाली होंगी फिर ये रहेंगे, तो टॉप बॉटम इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं इसे नौकरी से नहीं जोड़ूंगा जी। लेकिन और जैसे कि कई बार बोला जाता है, जैसे उच्च सरकारी सेवाएं जैसे IAS IPS में भी अंडर स्टाफिंग का उसके कारण कुछ और होते हैं, और वो मतलब कम पोस्ट्स हैं, उसको रिक्रूटमेंट ड्राइव और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से नहीं जोड़ सकते। ये है कि प्रायोरिटीज़ का ये ज़्यादा जो है क्राइसिस है कि प्राथमिकताएं क्या हैं सरकार की, और जो पर्यावरण पर और प्रदूषण नियंत्रण पर कितनी जो है सतर्क है, कितनी रिस्पॉन्सिव है। तो ये क्राइसिस ज़्यादा इसकी है। और चूँकि अब कई बार ये पोस्ट्स क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उस राज्य में, तो उसको वो जो है जो पैट्रोनेज सिस्टम में और जो ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो इसमें हो सकता है, तो अपने इधर उधर के लोगों को कोऑपरेटिव्स में सेट कर देती हैं, बोर्ड्स में सेट कर देती हैं, ये कर देती हैं, लेकिन वो भी इंसेंटिव नहीं बना इन लोगों के लिए इन बोर्ड्स को भरना, जबकि और NGT वगैरह का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी। तो ये एक चिंता का विषय है और इससे अधिक मुझे इस पर ज़्यादा पता जी नहीं जी। है। तो मैं श्रोताओं के लिए एक बात रखता हूँ, फिर स्मिता का आखिरी स्टेटमेंट ले लेंगे और इस विषय को समाप्त करेंगे। तो जो CPCB हैं और जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हैं, ये 1974 का कानून था जिसमें सबसे पहले केवल पानी की जांच होती थी, हवा की जांच होती भी नहीं थी, और जैसे आपने सॉइल का बताया वो तो और अभी भी नहीं है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है ये 1974 का। और फिर 90 के दशक में आके इसमें ये भी जोड़ दिया गया कि पानी की गुणवत्ता और पानी की सप्लाई कोई नहीं, वो हवा की जांच भी करेगा कि वो वायु में प्रदूषण कितना है। और उसके बाद से इसमें छोटे छोटे रिफॉर्म हुए, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। बाद में इसमें हैजर्डस लाइक कूड़ा, वो सॉलिड वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट जो बाद में इंपोर्ट होनी शुरू हुई, और पब्लिक में जो लिक्विड और सॉलिड कूड़ा है, ये सब आना शुरू हुआ। एक चीज़ और जो उन दोनों राज्यों का नाम लेना मैं भूल गया था, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पोस्ट खाली नहीं है। और जैसा आपने बताया, तो वो छोटी सी चीज़, अधिकतर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा जो साइंटिफिक कैटेगरी, क्योंकि इसके लिए सैंपल कलेक्शन और उनकी जांच ठीक से हो लैब्स में, तो इन 2 तरह के वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जानकारी थी। स्मिता, आप अगर कुछ कहना चाहती हो इस विषय पर? नहीं, मैं बस इतना सा कहूंगी कि ये ना 2-3 चीजें जो भारत में देखने को मिलती हैं, एक जिसका हम जिक्र काफी पहले एपिसोड्स में हम बहुत बारी कर चुके हैं कि हमारी जो मानसिकता है प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, वो रिएक्टिव है, इवेंट बेस्ड है। हम अभी भी उसे उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, भले ही वो सिविल सोसाइटी हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, या हमारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं और नेतृत्व हो, कि वो अगर तो बाढ़ में लोग मर रहे हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर प्रदूषण से, देखिए आज इंडिया में जो सबसे बड़े साइलेंट किलर्स हैं वो डायबिटीज हैं और एयर पोल्यूशन है, लेकिन फिर भी ये मुद्दे वो मुद्दे नहीं हैं जिनको लेकर चुनावों में लोग ये तय करते हैं कि आखिर किस पर हम वोट दें, किसको हम चुने। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक लार्जर रिफ्लेक्शन है जो गवर्नेंस वैक्यूम्स नजर आती हैं। जिस तरह से हृदय ने जिक्र किया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का भी वही हाल है। RTI एक इतने मजबूत टूल के तौर पर आया था लोगों के लिए
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस को आपने कमजोर जिस तरीके से करा हुआ है, वैकेंसीज इतनी हैं, जो खाली स्थान है, रिक्त पड़े हुए हैं, उनको आप भर नहीं रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मुझे लगता है ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। तो मुझे ये विदेश को मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफली ये बता सके कि अगर ये पद भरे जाते हैं तो उससे क्या डिफरेंस पड़ता है, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कि एक तो होता है ना एटीट्यूड चलता है, ठीक है चलो वेकेंट है तो क्या है, ये सारे ज्यादातर जो संगठन है वो टूथलेस हैं, एनजीटी भी ज्यादातर जो है टूथलेस ही नजर आती है। बहुत बारी कुछ अगर ऑर्डर्स पास भी होते हैं तो वो मुकम्मल होता है, इंप्लीमेंट होता है, नहीं नजर आता है। तो क्यों इन पदों को भरा जाना जरूरी है, ये अगर विदेश जरा ब्रीफली दर्शकों को समझा सके, क्योंकि एक लार्जर गवर्नेंस जो है ना ये वीकनिंग है और फेलियर है हमारी है। इन पदों को भरा जाने के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, ये भी ज़रूरी है कि उस काम को इफेक्टिवली किया जाए। जैसे एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को काबू करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में आया जनवरी से, और आज उसे करीब 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। उसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि वो कानून जो है वो ज़्यादा पीनल पावर्स नहीं देता है सीपीसीबी के लोगों को। वो कानून रिकमेंडेशंस करता है, निगरानी रखता है। तो निगरानी रखने के लेवल पर, जैसे हम दिल्ली के बहुत करीब चले जाएं, मिलेनियम सिटी कहते हैं गुड़गांव, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड। कुछ दिनों में ऐसा होता है दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर होता है और चमकता हुआ शहर है, राइट। और बरसात में उसका तो खैर वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर उसका किस तरह, नदी आ जाती है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये इसलिए स्मिता ज़रूरी है इन पदों पर ज़्यादा लोगों का जितना हो सकता है होना। वो ये कि आपके पास आईज और ईयर्स जो होता है वो मौजूद हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त नहीं है जब तक, जैसे मैंने एनसीएबी की बात की, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो 131 शहरों को कवर करता है अभी की डेट में। लेकिन जब तक आपके बिजली घर जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे जिनमें हजार्डस गैसों को रोकने की टेक्नोलॉजी आप लगाने के लिए उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, जब तक कि पीनल प्रोविजंस ऐसे नहीं होंगे, जब तक कि अभी आप देखिए, मैं एनसीआर में आप कहीं भी चले जाइए, रात के वक्त टायर जलाते हैं क्योंकि उसको डिस्कार्ड करना सबसे काम था। तो पुलिस थानों के पास आपको टायर जलने के विजुअल्स मिल जाएंगे रात को। तो पुलिस अपने आंखों के सामने देख रही है ना। तो जो बात आनंद ने कही कि लोग अगर आप रख भी लेंगे, और जो मैं कह रहा हूं, और अगर उसकी पालना नहीं हो रही है कानून की, तो फिर क्या फायदा उन लोगों के रखने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग रखे नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि लोग कम है हमारे पास। अपने सामने आप अपराध होते हुए देख रहे हो इतना बड़ा कि सबसे गंदी गैसेस निकलती हैं उनके जलने से। तो जब कूड़े को निस्तारण की व्यवस्था जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उसके लिए भी कानून नहीं है। तो आपने जो कहा उसमें यही है कि अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने हैं, और जैसी बात कही गई कि पॉलिटिकल वो ना हो, मैंने देखा इस बात को जो आनंद ने कही कि टॉप लेवल पर जो सीपीसीबी के लोग होते हैं बहुत पॉलिटिकली अपॉइंटी भी होते हैं, तो उसका असर भी डाउन अपॉइंटमेंट होता है, वो पड़ता है। लेकिन जो बात अभी हम कह रहे थे, उसमें एक आखिरी बात मैं जोड़ूं कि अगर आप बिहार में जाएं, और जो हमने डॉक्यूमेंट्री की थी उसमें दिखाया था, तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्स को भी क्रिपल कर रहा है। हेल्थ बर्डन तो बढ़ा ही रहा है। आपका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा 70% है आज, मतलब अपनी जेब से आपको खर्च करना पड़ता है। तो हेल्थ हैजार्ड तो अब देखो आने वाले दिनों में, जो कहा इस पिता ने, रिएक्टिव है हम लोग, खूब खबरें बनेंगी, एयर पोल्यूशन हो रहा है, कुंटी जल रहा है, पराली जल रहा है। लेकिन जैसा हमने वहाँ देखा कि जैसे जो आर्सेनिक पोल्यूशन से देखा और थे, बॉडी क्रिपल हो रही है। तो अगर 20-25 साल में आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे जो फौज में जा सकें, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। भैया आपको तो आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, आपको हम कैसे रख लें, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ, तो लोगों को बिहार के गांव में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ईस्टर्न यूपी और बिहार के गांव में, जिनको नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उन्हें आर्सेनिक प्रॉब्लम है। उनका दोष क्या है? सिर्फ वो ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, और ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है, आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनको बचपन से वही पिलाया गया। मतलब वही हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल उदासीनता और अकर्मण्यता पे ध्यान देना पड़ेगा। पर इस विषय के साथ ही चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आपको ये विषय अच्छे लगे होंगे। जो अगर आपको कोई चर्चा में, बातचीत से कोई आपका क्रिटिसिज्म हो या कोई सुझाव हो, तो आप हमें ज़रूर भेजें, और आप वो भेज सकते हैं हमें ईमेल एड्रेस पर podcasts@newslaundry.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और newslaundry.com/podcast-letters पर चर्चा सेक्शन में जाके अपने सुझाव भेजें। और हम अपने रिकमेंडेशन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। स्मिता, आपका इस हफ्ते का रिकमेंडेशन? हम लोगों ने जिस मुद्दे पर सबसे पहले बातचीत की, जो स्थिति है इस वक्त पश्चिम एशिया में, उस पर कल प्रताप भानु मेहता की एक जो लेख आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन, की ग्लोबल जो आपके ग्रेट पावर्स हम जिसे कहते हैं, कि उन लोगों ने किस तरीके से इनेबल किया है। हम नैतिकता की जो बात कर रहे थे उस पर वो बहुत शार्प लेख है कि आपसे फोटो ऑप्स और बयानों के जरिए जो है अपनी आप बड़ी लीडरशिप की दावेदारी आप नहीं रख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इफ्तिकार गिलानी ने आयरलैंड की रेजिस्टेंस का जिक्र किया था, कॉन्फ्लिक्ट का,
तो उस पर एक पुरानी फिल्म है, 2006 की है. इट वाज अ वंडरफुली मेड मूवी. आई थिंक वो केन लोच की मूवी थी शायद, द विंड दैट शेक्स द बार्ली. जो वॉर फिल्म्स में, कॉन्फ्लिक्ट मूवीज में, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइसली डन मूवी ऑन द रेजिस्टेंस इटसेल्फ. जो लोग आयरलैंड की लड़ाई लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, उसे आप देख सकते हैं. वो जरूर कहीं ना कहीं वेबसाइट पर होगी. और दर्शकों को कहूंगी कि न्यूज लॉन्ड्री की टीम्स ने जो कश्मीर से रिपोर्टाज किया है, खास करके वहां पर मीडिया की बोलने की आजादी और स्वाधीनता को लेकर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय है और इतना गंभीर विषय है कि जिस पर आज की तारीख में हमारे जो बड़े लिबरल नेता हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं. तो वो रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और नीडेड रिपोर्ट है कि खास करके मीडिया पर किस तरह से इस वक्त क्रैकडाउन हुआ है कश्मीर में, खास करके 370 हटाने के बाद में. वो दर्शक जरूर देखें न्यूज लॉन्ड्री की टीम से. धन्यवाद स्मिता. थैंक यू. रितेश, आपके रिकमेंडेशन इस हफ्ते? इस बार तो आप पहले दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा. नहीं, मेरी रिकमेंडेशन कोई वो नहीं है. मैंने जो कहा था मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ कि जॉन पर्किंस की जो किताब है कॉन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी रिकमेंडेशन आ रही, तो काफ़ी दुबली पतली किताब है, तो आराम से पढ़ी जा सकती है. किताब का दुबले पतले नहीं, मतलब जल्दी ये भी तो है ना, वो होमवर्क ना हो जाए कि मतलब आप है ना. तो नहीं, वो तो बहुत बहुत अच्छी किताब है, बहुत लेजेंडरी किताब है, विदेश नीति. तो एक ही रिकमेंडेशन. हाँ, मतलब आप कहते हो तो मैं दूसरी बता देता हूँ कि केन फॉलेट का नाम आया था, उनकी पिलर्स ऑफ अर्थ जो है, इट्स अमेजिंग नॉवल. वो इसलिए क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे हम सब टीवी विजुअल मीडियम में काम करने वाले हैं कि इतनी ब्यूटीफुली एक जो टेक प्रोज लिखा जा सकता है. और बहुत सारे आनंद बैठे हैं तो बहुत प्रोज पढ़ते रहते हैं, तो बताएंगे. तो बहुत सारे अच्छे प्रोज राइटर्स हैं, पर दैट राइटर सरप्राइज बिकॉज ही वाज ए थ्रिलर पल्प राइटिंग करने वाला. उसने ऐसा अमेजिंग नॉवल लिखा कि ही पब्लिशर कहते थे कि भाई आप नॉवल लिखते हो तो अगर आपने एक पल्प आपका हिट हो गया तो बेस्ट तरीका ये है सक्सेस का जीवन में कि हर 1-2 साल में वही लिखते रहो. और उसने 8-9 साल लगा के एक ऐसा नॉवल लिखा जिसके दौरान वो कहता है कि उसने 1-2 पल्प भी लिखे व्हाइल राइटिंग दैट नॉवल. सो इट इज़ वंडरफुल. सो मेरी पर्सनल भी हो सकता है पसंद की वजह से, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ता है. धन्यवाद. आनंद, आपके रिकमेंडेशन? इजराइल और गाजा वाले समस्या पर चर्चा की, तो उससे संबंधित मैं एक लेख रिकमेंड कर रहा हूँ जिससे मैं भी बहुत उसके अंश से सहमत नहीं हूँ और लोग भी नहीं होंगे. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में कल डैन स्टीफन करके हैं, शायद मैं उनके नाम का उच्चारण गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो इजराइल में के भूतपूर्व 2 प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे हैं. और उन्होंने इजराइल के दृष्टिकोण से उसे लिखा है कि इजराइल अभी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी रणनीति इजराइल की दृष्टि से क्यों ठीक है और उसे ये क्यों करना पड़ रहा है. तो वो एक रोचक मतलब एक झलक है इजराइल की मानसिकता में और उस ऐसे व्यक्ति के तरफ से जो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट रहा है. तो वो एक रोचक निबंध है और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने वो छापा, क्योंकि भारत के अंग्रेजी जो समाचार पत्र हैं वो जनरली एक तरफ झुके हुए हैं इस समस्या को लेकर. तो वो एक रोचक निबंध मुझे लगा और इंफॉर्मेटिव भी है. दूसरा, विलियम डैलिम्पल की नई किताब आई है, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड. तो ये एक विलियम डैलिम्पल ज़्यादातर मेडिएवल इंडिया पर लिखे हैं के फिगर्स पे या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड पे लिखे हैं. ये पहली बार वो प्राचीन भारत के इतिहास पर लिखे हैं और जो एक 2 भागों में बटा हुआ भारत में हिस्टोरियोग्राफी रही है, जो एक दक्षिण पंथ और वाम पंथ. तो दक्षिण पंथ को पर ये आरोप है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा महिमा मंडन किया है उन्होंने प्राचीन भारत का, और वाम पंथ पर है कि उन्होंने बहुत सांस्कृतिक और आर्थिक बहुत सारे पक्षों को उन्होंने इग्नोर करके वैज्ञानिक गणितीय बहुत सारी अचीवमेंट एक खास तरह के आइडियोलॉजी से गाइडेड होके इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का. तो विलियम डैलिम्पल ने इन दोनों से स्टीयर क्लियर करने का दावा करते हुए लिखा है कि उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि हाँ, जो प्राचीन भारत है उसको उसके अचीवमेंट्स को कम क्रेडिट मिला है जितना वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना उसे मिलना चाहिए था. खासकर उसकी मैथमेटिक्स
और कल्चर, लिटरेचर वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना ने कैसे अपने सॉफ्ट पावर को भंजाया ज़्यादा, भारत पीछे रह गया उसमें। ये वैचारिक युद्ध को भी उन्होंने कहा, वामपंथ और दक्षिणपंथ, इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं रहे। और उन्होंने यह भी नए आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पर उन्होंने कहा है कि एक्चुअली सिल्क रूट जो है चाइना का, वो बहुत जो है एक, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी बाद में आया, बहुत बाद में आया था, बहुत बाद में आया। भारत का जो एक उन्होंने गोल्डन रूट कहा है, वो जो है गोल्डन रोड, जो उनके बुक का नाम भी है गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट, तो वो और फिर उन्होंने जो बौद्धिक जो भारत केंद्र रहा उस समय का, खासकर जो उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की यह धारणा कि वो उस समय का हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज था, ये गलत नहीं था। वो सही में उस समय, उन्होंने विलियम डैलिम्पल ने लिखा है कि सही में उसका स्थान वही। आप इसका रिव्यू कब लिख रहे हैं आप? मैंने रिव्यूज़ पढ़ता हूँ मैं लिखूंगा तो और भी कई चीज़ें लिखी उन्होंने। इस ये भी लिखा है कि जैसे कुछ भावनाओं को उन्होंने धारणाओं को उन्होंने चुनौती भी दी है। उन्होंने जैसे अखंड भारत की धारणा को कहा है कि इसका ऐतिहासिक जो है, इसकी प्रामाणिकता कम है कि ऐसा कोई था। लेकिन भारत के जो बौद्धिक और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक, इन सब अचीवमेंट्स को उन्होंने फिर से एक तरह से रीइंस्टेट किया, कहा कि ये बहुत सफ़र किया है भारत सॉफ्ट पावर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो जी, मैं 2009 में चाइना गया था, जो बात उन्होंने याद दिलाई, और बिल्कुल ये सही बात है, मैं सहमत हूँ। जो सॉफ्ट पावर भारत की ऐसी है, मैं उसका लिंक अगर शेयर कर सकूं और अगर आप कुछ देखना चाहे, वो वीडियो है। मैं अब ये अजीब सी बात है कि मैं अपने ही उसका कह रहा हूँ, तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उस वीडियो में चाइनीज लड़कियां आनंद जो हैं, वो न केवल भरतनाट्यम कर रही हैं, न केवल इंडियन क्लासिकल कर रही हैं, न केवल वो उनको एक गाना, बल्कि उस प्रोग्राम की एंड होती है जो उसके बोल वो भूल गए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और फिर मैंने उनके लिए, जो कि मैं बहुत बेसुरा गायक हूँ, थोड़ा सा गा के उनको मदद की थी उनके बोल याद दिलाने के लिए। और उन्होंने गांधी का जो वैष्णव जन, जो गांधी का प्रिय भजन था, गांधी का लिखा हुआ नहीं, गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन, वो गाया, और ये सब उस वीडियो में है। तो ये सॉफ्ट पावर भारत की है। और वो लोग कहते थे कि मतलब इंडिया में आके उन्होंने कई गुजराती, मराठी भाषाओं के बारे में वो बात कर रहे हैं मुझसे उसमें। जी, तो एक बात और है कि मैंने ये हफ्ता में भी ये रिकमेंड किया था पिछला, और शायद यहाँ दूसरी बार मैंने किया है। मैं अगर भूल गया हूँ, दूसरी बार किया हूँ तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि और भी तो अनदर सेट ऑफ लिसनर्स जो है उनके लिए वो आमतौर पे कॉमन नहीं है, और कॉमन हो भी तो, लेकिन आपका ध्यान उस जगह पर है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। रिकमेंडेशन आपकी अपनी पसंद है, तो मैं एग्री करता हूँ। लाइक भारत के तो बहुत सारे अचीवमेंट, लाइक मुझे पाइथागोरस थ्योरम में जितनी बार पढ़ता था, मुझे लगता है पाइथागोरस ने बहुत दिन बाद ढूंढी, वो कौन से जैन मुनि थे, उन्होंने उसका इजाद किया था। और फाकिर में फील्ड मेडल जिसे वो भारतीय को मिला था, डॉक्टर भूल जाता हूँ मैं नाम, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो भारत के एक वो हैं जो भारत में पढ़े थे, अभी उन्हें फील्ड मेडल ऑफ मैथमेटिक्स मिला था अभी कुछ साल पहले। वो मैथ का नोबल है, वो 4 साल में एक बार मिलता है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे दादा और मेरी माँ मुझे वैदिक गणित पढ़ाते थे तबले के साथ, और वो तबला कैसे गणित है, इसीलिए मैं इतना पढ़ पाया, इतना अच्छा हूँ मैं मैथ्स में। तो खैर, तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन ये भी आयरनी है कि फिर एक गोरा ही कह रहा है, तब लोग सुन रहे हैं उस बात को। खैर, तो मैं अपने रिकमेंडेशन दे देता हूँ। पहला तो हमारे प्रोड्यूसर हैं आज आशीष ने एक रिपोर्ट की है, तो मजेदार। तो मैं चाह रहा था कि हमारे प्रोड्यूसर का रिकमेंडेशन दिया जाए। दिल्ली DU इलेक्शंस पे तो वीडियो रिपोर्ट है, उसमें वो क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। अयोध्या का वोट दे के आया हूँ। अयोध्या का में आप कैसे वोट दिया? यस। तो उसमें अयोध्या का टूर और पिक्चरें और क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हैं लोग, और दिल्ली इलेक्शन में DU के, तो वो आशीष की रिपोर्ट है, वीडियो रिपोर्ट है जी, वीडियो रिपोर्ट है। और एक किताब, उसके कारण आप सोच सकते हैं, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब C.S. ल्यूइस की किताब है ग्रीफ ऑब्जर्व्ड, ये भी मेरे पिछले कुछ हफ्तों के लिए एक सेल्फ हार्म और उससे जुड़े भी विषय से किताबें हैं। और एक सीरीज़ है, शायद नेटफ्लिक्स पे, मैं भूल गया, आपको नाम से मिल जाएगा, शैटर्ड ग्लास। ये भी एक रिपोर्टर की कहानी है, मर्डर मिस्ट्री है, जो बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ हार्म और
डिप्रेशन से जूझ रही है, और बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी एंगेजिंग। हालांकि बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब आप चीज़ें खुलनी शुरू होती है तो यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट। और मिनी सीरीज़ है, बहुत लंबी नहीं है। तो ये 3 रिकमेंडेशन है, और इसके साथ ही मैं इस हफ्ते की चर्चा को रोकता हूँ। हृदयेश, आनंद और स्मिता और इफ्तिकार, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।